सिलेबस का और पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। ऑब्वियसली वी विल नॉट स्टॉप दिस ऑन इंट्रोडक्शन ओनली। इस अटेम्प्ट के अंदर आपके पास जो है वो रमजान आ रहा है, इस अटेम्प्ट में आपके पास ईद आ रही है। आप में से ज्यादातर जो पीआरसी के बच्चे हैं, वो जो मैंने शुरू में आप लोगों से इनफॉर्मली पूछ रहा था कि आप में से कितने पीआरसी के हैं, वो सिर्फ मैंने जानबूझ के आपसे पूछा। उसका रीजन ये है कि रियलिटी ये है मेरे भाई कि पीआरसी इज नॉट पार्ट ऑफ सीए। आपको ये बात मालूम है, आपको ये बात कॉन्शियसली नहीं मालूम। मुझे सिर्फ पीआरसी की फुल फॉर्म अगर कोई बंदा बता दे इस क्लास में, जो क्लियर करके आए हुए हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा पीआरसी इज नॉट पार्ट ऑफ सीए। पीआरसी का क्या मतलब है मेरे भाई? प्री रिक्विजिट। इसका मतलब सीए में आने की औकात। इससे पहले इसका नाम एएफसी हुआ करता था, पता होगा, सुना होगा। आजकल भी हम उर्फ आम में एएफसी बोल देते हैं, और वो भी कोई फंडामेंटल कॉम्पिटेंसी जो है वो चेक कर रहा होता था। अच्छा, अब आपका जो पीआरसी है वो फिर थोड़ा बेहतर हो गया। बेहतर इन द सेंस के पहले जो आपका एएफसी हुआ करता था, ओल्ड पीआरसी, उसमें तो सीए जैसा कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज थी। दुनिया भर के किसी सीए के कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है। हमारे मुल्क में इसलिए होती है कि हमारे यहाँ बच्चा फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड आ रहा होता है, और उसको बचपन से जो चीज सबसे ज्यादा सिखाई जाती है इंग्लिश, वो उसको नहीं आती, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमने एक कोर्स उसका भी जो है वो था रखा हुआ। प्लस हमारे पास बच्चा डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से भी आ रहा है। पाकिस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, हम ईरान नहीं है, चाइना नहीं है, मतलब हमारी सारी आबादी एक जैसी जो है वो नहीं है। हमारे पास आपको हर किस्म की कौम मिलेगी, और सिंस वी आर ऑल लिविंग इन कराची, तो आप तो एक रोड चेंज करें तो आपको पूरा एक नया मुल्क जो है वो मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से भी एक सब्जेक्ट जो है वो है रखा हुआ। प्लस एक मैथ्स हुआ करती थी, वो भी पूरी जिंदगी हमने सीखी, हमें नहीं आई, तो वो एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो आपको हर कोर्स के अंदर काम आ रहा होता है। तो बेसिकली वो फंडामेंटल जो है ना वो कॉम्पिटेंस थी जिनकी जो है वो जरूरत थी। तो सीए वालों को एहसास हुआ कि यार ये सीए का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इस ऐसे सिलेबस की जरूरत है जिसको क्लियर करने के बाद बच्चा यहां पर आए। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने कभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो सीए में आने से पहले पहले, या आपने नहीं तो आपके खानदान में आपके बहन भाई ने किसी ने इस तरह से अप्लाई किया हो, तो आपको पता होगा वहां पर एक ना एंट्री टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सेट बोल रहे होते हैं, एक सेट के नाम से होता है, और वो एम कैट, ई कैट, बी कैट नाम आपने जो है वो सुना होगा। वहां भी बच्चा बाय द वे, वहां भी यूनिवर्सिटी में भी एम कैट ई कैट में भी एंट्री मारने के लिए 2 साल पढ़ने के बाद भी तैयारी कर रहा होता है। तो वो तैयारी बेसिकली आपको आईकैप वाले पैसे लेके जो है वो करवा देते हैं कि कोई बात नहीं, आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं कर रहे, आप ये 5 पेपर क्लियर कर लें। बस फर्क ये है कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में नए जो 2 पेपर शामिल हुए हैं, उसमें एक आपके पास आईए आ गया है और आपके पास इको आ गया है। इको पहले कैफ में हुआ करता था। अच्छा, इको बिल्कुल सही ऊपर आया है। उसका रीजन ये है कि इको एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है, और ये बात मैं इसलिए हंस के बोल रहा हूं कि ये बात हमने बहुत दफा पहले भी बोली है। तो कभी होता है ना कि आप कोई अंदाजा लगाएं और वो बाद में सही हो जाए, तो आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। जब हम पुराने कैफ में हुआ करते थे ना, तो मैं बच्चों को बोलता था कि आप हर वो सब्जेक्ट जो अभी यहां पर पढ़ रहे हैं इस वक्त कैफ के अंदर, उसका इंपैक्ट सी फैप और एमएसए तक जाएगा, एक्सेप्ट वन सब्जेक्ट, इको। इको का कोई एडवांस पेपर ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। इको आपके पास इंट्रोडक्शन जो है वो लेवल पर है। अगर आपने कोई सरकारी जॉब करनी है, गवर्नमेंट को कोई आपने डिग्री अगर जो है वो लेनी है इको की, तो आप उसमें ले लें, वो कोई स्पेशलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और इवेंचुअली वही हुआ, नए सिलेबस के अंदर उन्होंने इको को आईजे के साथ इंट्रोडक्शन के ऊपर फेंक दिया। अब इसका पाला आपके साथ दोबारा नहीं पड़ेगा। तो 2 से 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं जिनका इंप्लीकेशन बहुत आगे जाकर आएगी। उनमें एक बड़ी हद तक मैथ्स, क्यूटी जिसको आप लोग बोल रहे होते हैं, हकीकतन पढ़ने वाला सब्जेक्ट था। दूसरा आईए है, क्योंकि आप लोग अकाउंटेंट्स हैं, आप लोगों ने ऑडिट करना है, तो ऑडिट तो बाद में होगा, पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर आप ऑडिट करेंगे। तो जो आईए आपने पढ़ा है उसके इंप्लीकेशन लॉन्ग लास्टिंग है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप में से कोई बंदा पास होके आ गया है आईए, खुदा ना खास्ता इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको नहीं आता था पेपर अच्छे से और आप फिर भी पास हो गए, ऐसा होता है, उल्टा भी होता है, आपको सब आता था और आप पेपर में रुक गए। मैं बैड लक और गुड लक की बात कर रहा हूं। तो इट इज माई एडवाइस टू यू, और ये जेन्युइन किस्म की एडवाइस है, कि ब्रश अप योर स्किल्स ऑन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप उसको एक दफा देख लें, क्योंकि FR1, FR2, ऑडिट, FAFR, एडवांस ऑडिट, MSA1, आपका पाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ बहुत पढ़ना है। तो आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपके पास है जो बहुत काम आएंगे। तीसरा आपके पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के नाम से एक नया सब्जेक्ट उन्होंने दिया है, वो थोड़ा सा नैरेटिव बेस्ड था पेपर। अभी तो वो बहुत काम नहीं आएगा, लेकिन जब उस पेपर की फॉर्म चेंज हो जाएगी इन SPM एंड MFA, तब आपको पेपर वो जो है बहुत काम आना स्टार्ट होगा। सर थोड़ा सा आपको सिलेबस का जो है वो इंट्रोडक्शन दे दें। आपके पास कैफ 3 का जो सब्जेक्ट है, ये एक जमाने में कैफ 8 हुआ करता था, और कुछ सब्जेक्ट्स हर क्वालिफिकेशन में ऐसे होते हैं जिनको फिल्टर सब्जेक्ट बोला जाता है।
फिल्टर सब्जेक्ट इन अ सेंस कि ये वो सब्जेक्ट है जिससे गुजरने के बाद बच्चे की औकात का जो है वो पता चल जाता है कि इस बच्चे में दम है कि नहीं है। ट्रेडिशनली स्पीकिंग आई कैप के अंदर हमारे पास एक ऑडिट का पेपर और कॉस्टिंग का पेपर, ये दो पेपर ऐसे हैं जिनके बारे में ट्रेडिशनली ये बोला जाता है कि ये फिल्टर एग्जाम है। अच्छा, फिल्टर एग्जाम क्यों है? क्योंकि अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अनलाइक टैक्स, 4, 5, 6, 7 सवाल सॉल्व करने के बाद एक पैटर्न इमर्ज करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आईएफआरएस के अंदर जितनी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे आपने मुर्गी की दुकान जो है वो खोल के रखी हुई है, आपने चाहे बैंक खोल के रखा हुआ है, चाहे आपने ऑयल कंपनी खोल के रखी हुई है, या आपने कोई फार्मा कंपनी खोल के रखी हुई है, आपकी कंपनी की नेचर किसी भी किस्म की हो, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सेम यूज हो रहे होंगे। तो 5, 6, 7, 8 सवालात के बाद आपके पास जो है ना वो गेम सेम होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम हो कि आपकी कंपनी बेसिकली किस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही है। कॉस्टिंग के अंदर हर सवाल मुख्तलिफ किस्म का आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी सवाल क्लास के अंदर करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस हम क्लास के अंदर कर रहे हैं, मैं आपको सवाल याद नहीं करवा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और एग्जामिनर का स्टाइल जो है वो याद करवा रहा हूं। चौथी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेपर में मैं जितना मर्जी पूरे सेशन में बोलूं, और मैं बार बार बोलूंगा, और मुझे पता है आप बार बार सुनेंगे और उसको इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे अंटिल वन डे जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। लास्ट अटेम्प्ट को छोड़ के हर अटेम्प्ट में कॉस्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेपर में, आप लोग की बात कर रहा हूं, आज से 6 महीने बाद थोड़ी फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मेरा प्रिडिक्शन रेट उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इट विल बी अप्रॉक्सिमेट टू द रियलिटी। आपका मसला एग्जाम के अंदर यह नहीं होगा कि आपको सवाल नहीं आता होगा, आपका मसला एग्जाम के अंदर यह होगा कि 3.25 घंटे में आपसे पूरा पेपर पैक नहीं हो रहा होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में कॉस्टिंग में उन बच्चों को ज्यादा फेल होते हुए देखा है जिनका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा, जिनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, एज कंपेयर्ड विद दो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है। मजे की बात है, जिनकी तैयारी नहीं होती उनको ये बात पेपर के दौरान पता नहीं चलती, उनको ये बात पेपर से पहले ही आइडिया हो चुका होता है कि मेरी तैयारी नहीं है। मैं सिर्फ कॉस्टिंग के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में आखिरी के दिनों में जिस बच्चे को आ रहा होता है उसको भी बात समझ नहीं आ रही होती क्या काम करना है। पांचवी चीज, एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरम अच्छा है, ऑनलाइन भी है, यहां भी है, लेकिन होगा ये कि जैसे सेशन आगे बढ़ना स्टार्ट होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को थोड़ा सा जो है वो सुस्ती आती जाएगी। बहुत सारे बच्चे आपके इस क्लास में ऐसे हैं भी जिन्होंने लास्ट टाइम कॉस्टिंग ड्रॉप किया था, तो उन्होंने भी बीच में क्लासेस जो है वो छोड़ना स्टार्ट की थी। मेरी आप लोगों से खास तौर पे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली क्लासेस मत छोड़ें, आप क्लास में आए, आपकी बिलीव मी 80-90% जिम्मेदारी जो है वो मैं ले रहा हूँ। 90% भी इसलिए मैं जो है वो जिम्मेदारी आपकी ले रहा हूँ कि अगर आप पेपर में फेल होते हैं इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी 10% में अगर आप खुद मुंह काला करा रहे हैं, अगर आप खुद कॉलेज में नीचे घूम रहे हैं, दूसरों को आइए टीच कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत देखा है बच्चे दूसरों को टीच कर रहे होते हैं, और अभी से नहीं देखा, मैं कब से जो है वो देखता हुआ आ रहा हूँ, और माशाल्लाह जिनको टीच कर रहे होते हैं उनका सीए हो जाता है, और जो बेचारा टीच कर रहा होता है वो अभी भी सीए के अंदर होता है। तो ये मैंने पहले अटेम्प्ट से जो है वो देखा हुआ। तो यार वो चीजें मैं कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम वाले दिन आपका एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे, एग्जाम वाले दिन आपकी रात में जो है वो तबीयत खराब हो गई, घर में फौतगी हो गई, ये रियल इवेंट्स हैं, इंसान के साथ हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक इवेंट है तो जाहिर सी बात है मैं उनकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो किसी के भी हाथ में नहीं, आपके भी हाथ में नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास के अंदर आएंगे तो आपको आसानी होगी। रमजान की अटेम्प्ट है, टाइम थोड़ा कम होता है, तो स्पीड थोड़ी ज्यादा जो है वो हम रखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप कोशिश ये करें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास के अंदर आए। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। हमारे पास ना पहले जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, कि जब से व्हाट्सएप आया है ना तब से बच्चों की क्वेरीज अब व्हाट्सएप के ऊपर आ रही होती हैं। पहले भी आती थी क्वेरीज, आज से जब बहुत साल पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, क्वेरीज तब भी एग्जिस्ट किया करती थी, तब कोई और प्लेटफॉर्म हुआ करता था। क्वेरीज आज भी होती हैं। हमारे जमाने में जब मोबाइल फोन नया नया बिल्कुल आया था, तब तो टीचर के पास भी फोन वाला सीन नहीं था कि हम उसको लंबे लंबे मैसेजेस या ऑडियो भेज रहे होते। क्वेरीज तब भी होती थी। लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि वो बच्चा जो रिकॉर्डिंग के ऊपर होता है उसकी क्वेरीज बहुत ज्यादा होती है। अगर तो आप शहर से बाहर हैं, जो बच्चे अभी रिकॉर्डिंग में ये लेक्चर देख रहे होंगे वो बोलेंगे सर पहली क्लास में ही बैश कर रहे हैं। जो शहर से बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी वजह से नहीं आ पा रहे, कोई जेन्युइन किस्म का इशू है, बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज मेरा मशवरा है कि आप आए, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ क्वेरीज बहुत कम होंगी। अब हम कल परसों ये बात कर रहे थे, अब ये 3 बोर्ड आपके सामने मेरा बच्चा, मैंने ये सवाल यहाँ स्टार्ट किया ना, अगर वो सवाल वहां जाके होगा खत्म। अब अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं कि भाई वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही तो पिक्चर खींच के ग्रुप के ऊपर डालते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा डाटा मिलेगा। अब ये लेक्चर हो गया है, 15 दिन बाद जब 2 दफा कोर्स आगे बढ़ चुका हुआ होगा,
एक बच्चा कोई ग्रुप पे जागता है मरने के बाद दोबारा से, वो कोने की एक पिक्चर जो है वो शेयर करेगा ग्रुप में और पूछेगा ये सर ने यहां 5,000 क्यों लिखा था। सर भी सवाल देख के सोच रहा है कि मैंने 5,000 यहां पे क्यों लिखा था। अबे तूने कॉन्टेक्स्ट पूरा रिमूव कर दिया, 15 दिन बाद एक नंबर की। तो होता क्या है कि वो छोटी छोटी क्वेरीज आपकी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इवन एट टाइम्स ऐसे सवालात बच्चे पूछ रहे होते हैं, वो इट स्टार्टेड टू बिकम अ जोक इन द क्लास, कि बच्चों को बोलते हैं कि यार देख लेना कि एक बंदा ऐसा आएगा जो ये सवाल आपसे पूछ रहा होगा, और कुछ देर बाद वही बंदा एक सवाल ग्रुप पे जो है वो पूछ रहा होता है। और ये हर सेशन में कोई एक ना एक बच्चा ऐसा होता है जो बेचारा लेक्चर ना सही से देखने की वजह से अपना मजाक उड़वा रहा होता है। तो प्लीज इन बातों का ध्यान करें। कॉस्टिंग के लिए काइंडली आपको किन किन चीजों की जरूरत है पेन पेंसिल के अलावा? खुदा का वास्ता है कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, खुदा का वास्ता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, हाथ सेट नहीं होता। कैलकुलेटर के बगैर कॉस्टिंग का पेपर प्री रिक्विजिट है। हमारे पेपर में कैलकुलेशन बहुत आती है। इनफैक्ट अगर आप में से किसी की क्यूटी अच्छी नहीं थी तो उसकी भी कुछ स्किल्स सवालात के अंदर ब्रशअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी वर्किंग ऐसी होंगी जिसके अंदर आपको जो है ऐसा कैलकुलेशन वाला काम करना पड़ेगा। सर हमारी अच्छी नहीं है, मसला नहीं है बेटा, उसके लिए हमने बेसिक सवाल बना के रखे हुए हैं, आपके पास वो सवाल जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, कॉस्टिंग का जो पुराना सिलेबस हुआ करता था उसके अंदर आपके पास जो सवाल आता था 100 मार्क्स का पेपर जो आता था वो आता था 5, 6, 7 सवालात के अंदर। और उन 5, 6, 7 सवालात का भी हाल ये हुआ करता था कि 2 सवाल 40 से 50 मार्क्स पूरे एग्जाम का बना दिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने वो 2 सवाल सही से नहीं किए और बाकी पूरा टॉपिक आपने सही से किया हुआ है, पेपर आपका गया। कॉस्टिंग की नई स्कीम के अंदर कैफ 8 को जब कैफ 3 में लेकर आए तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसके लेवल को रिड्यूस किया। अब जब मैं ये बात बोलता हूं ना रिड्यूस किया, तो जो पुराना सीए का बच्चा होता है ना वो कहता है हाँ सर एग्रीड। जो नया बच्चा होता है वो कहता है ये रिड्यूस लेवल है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बच्चा भी तो पीआरसी के थ्रू आ रहा है, तो मैं उसको जरा एश्योर कर दूं कि ये वाकई ही रिड्यूस लेवल है। इनफैक्ट जो लास्ट अटेम्प्ट अभी कॉस्टिंग की जो है वो गुजरी है, लास्ट अटेम्प्ट अभी जो आपकी वाली हुई है इससे पहले, ये पहली अटेम्प्ट है, पहली अटेम्प्ट जिसके अंदर किसी ने मुझसे फीडबैक लिया कि सर इस दफा पेपर आपको क्या लगा, किस तरह का आया। तो मैंने बाकायदा फर्स्ट टाइम ये बात बोली खुद से, बीइंग अ टीचर, कि यार मुझे लग रहा है इस दफा एग्जामिनर ने मेहनत नहीं करी। इस दफा का हमारा जो कॉस्टिंग का पेपर आया है वो कॉस्टिंग का पेपर लग रहा है कि वो ग्रुप ए के स्केल पर आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि दैट वाज अ वॉक इन द पार्क, पेपर का कंपेटिटिव लेवल था, लेकिन जो हमारे बच्चे ने तैयारी कर ली थी और जो जाहिर सी बात है हम भी तो कैफ 8 से टीच करते हुए आ रहे हैं, और हमने जो बच्चे को तैयार कर दिया था और 3 अटेम्प्ट में जो आया हुआ था एग्जाम, उसके हवाले से हमारा था कि बड़ा पेपर खतरनाक आना है। लाइक पिछली कैफ की 3 अटेम्प्ट से बहुत कम बच्चे होते थे जो 85-90 मार्क्स का पेपर किया करते थे। लास्ट अटेम्प्ट में हमारी क्लास में जो सबसे मरियल टट्टू बच्चे थे, मरियल टट्टू से मुराद है कि वो जो क्लास में कम होते थे, जिनको अपने मुस्तकबिल से ज्यादा उसके मुस्तकबिल की फिक्र है, वो है हमारी क्लास में। अभी एमएफए में हमारी मुलाकात हो रही होगी, अगर उनका भी 85 मार्क का पेपर हो गया सोचें, तो इसका मतलब है कि पेपर इस दफा बहुत आसान लेवल का है, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये कैफ 3 के स्केल पे पेपर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका जो एग्जाम है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर, सॉरी माजरत, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर डिवाइड हो गया। अब आपके पेपर में 8, 9, 10 सवालात आपके पास आ रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि अब आपके पास छोटे सवालात 6, 8 मार्क के सवालात भी आ रहे होते हैं। सेक्शन ए के अंदर एग्जामिनर आपसे छोटे सवालात पूछ रहा होता है, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स थ्योरी वाले सवालात होते हैं। इनफैक्ट कुछ सवाल तो ऐसे भी आए हैं, पिछले से पिछले टर्म में एक सवाल था जिसमें उसने इन्वेंट्री के बारे में पूछा कि भाई स्टॉक लेवल जो है वो निकाल के दो, और हमारे कुछ शाकार बच्चों ने जबरदस्ती जो है वो निकाल दिया। सवाल में इंफॉर्मेशन पूरी थी नहीं। ऑफिशियल जब आईकैप का एक आंसर आया तो उस आंसर में लिखा हुआ था कि बच्चे ने आंसर के तौर पे ये लिखना था कि इट वाज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और हमारे बच्चे निकाल के भी आ गए, 1 मार्क का था। तो इस तरह के 2-2, 3-3, 4-4 मार्क के सवाल आपके पास आएंगे। दूसरा हमारे पास है सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन, जो भी मैं बच्ची को बोल रहा था कि बुक थोड़ी सी चेंज करनी है। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे सवाल बैठ के बनाए थे जो क्लास के अंदर ही हमने सॉल्व किए हैं। ज्यादातर जो एग्जांपल्स होती हैं वो हमारी क्लास एग्जांपल्स होती हैं। जो मैं आपको बोर्ड पे भी सवाल सॉल्व करवाऊंगा वो सारे सवाल आप ये समझ लें कि पास पेपर, बस वो पास पेपर इस तरह से हैं कि वो पूरा पास पेपर नहीं है, वो पास पेपर का एक सेगमेंट है, एक बाइट है। तो नॉर्मली हर टॉपिक के अंदर हमारा जो प्लान है वो ये होगा कि आप बाइट साइज कॉन्सेप्ट्स के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाइट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1, तो एग्जांपल नंबर 8 के अंदर पिछली 7 एग्जांपल का कुछ ना कुछ मामला आ रहा होगा। नॉट जस्ट दिस, अब फॉर इंस्टेंस अगर कोई टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस टॉपिक में 28 से 30 के करीब क्लास क्वेश्चंस हैं, तो वो 28 से 30 ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 30 तक मूव कर रहे हैं, वो 28 से 30 ऐसे हैं कि पूरा सिलेबस सारे कॉन्सेप्ट्स 3 हिस्सों में डिवाइड है। बिगनर,
इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल। प्रो लेवल का मैंने नाम इसलिए यूज नहीं किया कि प्रो लेवल फिर आप हैं, क्योंकि फिर पास पेपर आपने सॉल्व करने हैं। इंटरमीडिएट के बीच जो स्केल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होगा, एडवांस का स्केल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होगा। तो आपके पास रजिस्टर की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, आपके पास होमवर्क जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारी क्लास में ज्यादातर होमवर्क सिर्फ तब दिया जाता है जब हमें पता होता है कि अगले दिन आपके पास टाइम एग्जिस्ट करता है। ऐसे आंखें बंद करके होमवर्क नहीं दिया जाता। ये लेवल की मैथ्स की क्लास नहीं है कि मैं 2 सवाल क्लास में सॉल्व करवाऊं और 300 सवाल आपको होमवर्क में जो है वो दे दूं। वहां पर ऐसा होता है, वहां पे सवाल रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आपका क्लास वर्क बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, एक आपके पास हमारी बुक होनी चाहिए, वो आपके साथ शेयर की जाएगी, ऑनलाइन नोट्स आपके पास होंगे, और एक आपके पास आई कैप की बुक होनी चाहिए। कितने लोगों के पास आई कैप की बुक है? आई कैप की बुक आपके पास हर सूरत होनी चाहिए। देखिए, आई कैप की बुक यूज होगी एज अ बेंचमार्क। उसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा आपने जो है वो किस तरह से यूज करना है। वैसे तो अगर आपके पास मेरी बुक होगी ना, तो मेरी बुक के अंदर भी आई कैप के सारे सवाल हमने ऐड किए हुए, लेकिन सारे सवाल से मुराद है 80-90% सवाल। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर मुझे आज पहला दिन है और मुझे कोई श्योर शॉर्ट रास्ता बताएं कि मैं एक ऐसा काम कर लूं, एक ऐसा काम, ये तो भी आपने बहुत सारी बातें जो है वो कर ली हैं, एक ऐसा काम मुझे बताएं जो अगर मैं कर लूं तो मेरा पेपर फेल ना हो। तो वो एक ऐसा काम ये है कि आई कैप की बुक में जितने सवालात हैं, अगर आपने उसका 90% सॉल्व किया हुआ है ना, तो आपका ये श्योर शॉर्ट रूल है कि आपको हर चीज जो है वो आती होगी। बहुत कम बच्चे होते हैं तो 90% तक पहुंच सकते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? किसी किस्म का सवाल, कोई फड्डा मुसीबत? सर 2 मिनट जरा अगर आप मुझे दें, मैं जरा बोर्ड के ऊपर सिलेबस आपका बिल्ड कर दूं, आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या जो है वो आइटम आने हैं, बता दूं कि हमारा कोर्स प्लान क्या होगा और हमारे कोर्स में एग्जैक्टली क्या करना है। अब आपने सुन तो लिया है कॉस्टिंग पढ़नी है, लेकिन कॉस्टिंग क्यों पढ़नी है? हर टॉपिक का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो एक ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको 2 जगह पे बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करना है। एक, आपके पास कॉन्सेप्चुअली साउंड होना बहुत जरूरी है, रट्टे नहीं मारना। और आप में से कितने बच्चे खुदा न खास्ता ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं? वेरी गुड। कि जो 4 हैं, ये जो 5 ऑनलाइन भी कोई है? अच्छा, जो लोग ए लेवल बैकग्राउंड के, इनमें से कितने लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? अल्लाह पाक रहम फरमाए। चले, सिर्फ आप 4 के लिए मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ आप 4 को एक इशारा दे रहा हूं। एक टॉपिक होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस के नाम से, किया हुआ? तुम कहां पढ़ते थे? तुम कहां पढ़ते थे? प्राइवेट। किससे? ओके, तुम कहां से? कहां गया एक बच्चा और भी था? हाँ, रोहेल से। तुम्हारे अलावा आप सब लोगों ने जो वेरिएंस पढ़े होंगे, वो आपने वेरिएंस पढ़े होंगे फॉर्मूला के थ्रू, ऐसे ही? सही बोल रहा हूं? अब आपको वो चीज भूलनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएंस में कोई फॉर्मूला नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर्मूला आप खुद बना लेते, विद ऑब्वियसली वन एक्सेप्शन। मुझे ये एक्सेप्शन भी नहीं पता थी, ये एक्सेप्शन मुझे एक दफा क्लास के अंदर पता चली। और वेरिएंस एक ऐसा मेथड है कि इनफैक्ट सवालात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं टॉपिक पूरा होने के बाद, इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आपसे, आप सवाल देख के जवाब दे देंगे, लिखेंगे बाद में। वेरिएंस सवाल ऐसे सॉल्व होता है, थोड़ा सा स्टाइल मुख्तलिफ है। इनफैक्ट जिनको आता है उनके बता दूं, आई कैप का एग्जामिनर सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है। अब दैट सी बात है, वो एक मुहावरा आपने सुना होगा, इफ यू आर लिविंग इन रोम देन लिव लाइक रोमन्स। आप अगर पेशावर में हैं और वहां चांद नजर आ गया है तो आपको ईद मनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने अगले दिन पाकिस्तान के हिसाब से ईद मनाई तो उस दिन ईद की नमाज नहीं हो रही होगी। ऐसे ही है ना? तो अब अगर आप सीए में आ गए हैं तो सीए का एक टेम्परामेंट है, सीए का एक एग्जाम स्टाइल है, वो स्टाइल भी जो है वो आपने अपने पास अडॉप्ट करना है। तो मैं जरा सिलेबस आपका जो है आपके सामने लिख दूं, अपने पास सिलेबस नोट करना स्टार्ट करें, और सिलेबस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से मूव करना है। और आज का पहला टॉपिक है क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। भैया रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पॉज कर देना जब तक स्टार्ट करें। मेरे बच्चों, ये आपका सिलेबस आउटलाइन है। आपके पास पूरे सिलेबस का ब्रेकअप दिया हुआ है 3 हिस्सों के अंदर, लेकिन ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक हिस्सा ऐसा है, ये हिस्से को मैंने दोनों के बीच में जो है वो फेंक दिया हुआ है। परसेंटेजेस आपके पास सिलेबस के अंदर अवेलेबल हैं, बट दीज परसेंटेजेस आर एप्लीकेबल ऑन एग्जामिनेशन। कि पेपर में जब इस एरिया से इतना पोर्शन आएगा तो इतने % मार्क्स बन के आएंगे, 20 से 30, 30 से 40 वगैरह वगैरह। पढ़ने की व्यू पॉइंट से हर पेपर इक्वल नहीं है, हर सेक्शन एक जैसा एग्जिस्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे इस 35 से 45% के अंदर आपकी मेंटल एफर्ट, कॉन्सेप्चुअल ग्रिप जो होती है, कि आप पता चले कि आप कितने ज़हीन हो, इन टॉपिक्स में आपको बहुत ज्यादा कोई जहानत का मुजाहरा नहीं करना, जरूरत भी नहीं है, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इन टॉपिक्स में खज्जल ख्वारी बहुत है,
मतलब ये वो एरियाज हैं जहां प्रैक्टिस करके आपने अपना जो है वो एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, आपकी एग्जाम सक्सेस इस पर डिपेंड कर रही होगी। ऑन दी अदर हैंड ये दो टॉपिक और स्पेशली दिस वन, ये वो है विच इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहां पर आपको मेहनत भी बहुत करनी है, इसके मार्क्स हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे पेपर में अगर ये दोनों टॉपिक 40-40 मार्क्स के आते हैं तो ये वाले 40 मार्क्स के सवालात आप रिलेटिवली आसानी से कर लोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिलेटिवली आसानी से कर लोगे। अगर आप बिल्कुल ही भूखे नंगे एग्जाम के अंदर पहुंच गए तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं जो है वो बिगाड़ सकता, लेकिन अगर आपने तैयारी करने के बाद गए तो इन टॉपिक्स के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, ये टॉपिक ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। इनफैक्ट ये 3 भी मैंने जरा लंबा करके ब्रेक कर दिया है क्योंकि नेचर एक टॉपिक की दूसरे के मुकाबले मुख्तलिफ है, वरना ये 2 टॉपिक्स ही हैं बस। गोज विदाउट सेइंग, इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनका इंपैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा होता है। इनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे एग्जामिनर हमारा लेबर के अंदर इंसेंटिव प्लान में कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा होता है जो हैं तो लेबर के, लेकिन वो सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड हो रहा है जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पे एक्वायर किए थे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये इंटीग्रेटेड सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड सवाल भी हमारे एग्जाम में आता है, वो बाद में बात करूंगा। जो कॉन्सेप्ट, जो आदतें आपने यहां पर एक्वायर की होंगी ना, उनकी आपको यहां पे हेल्प होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो स्किल सेट आप यहां सीखेंगे वो आपको यहां काम करना स्टार्ट करेगा। सर ये जो पूरा आपको मैंने ब्लू में लिख के दिया है, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं डिसीजन मेकिंग के। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के नाम से, रेलेवेंट कॉस्टिंग के नाम से एरिया है। ये टेक्निक एक ही है, टेक्निक एक ही है। मैं हर टॉपिक के अंदर कोई नई कहानी नहीं खोल रहा हूँ। हाँ, वो टेक्निक जो आपने यहां पे सीखी है ना, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट बैकग्राउंड के अंदर आपने यहां पर अप्लाई करनी है, और डिफरेंट बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई करके आपने आंसर बाहर निकालना है। अच्छा, हमारे बच्चों की भी अजीब किस्म की मौत है, मुझे समझ नहीं आता। पेपर कोई बहुत मुश्किल आ जाए तो वो रोते रोते बाहर आ रहे होते हैं, यार एग्जामिनर ने कुछ अनयूजुअल किस्म का एग्जाम बना दिया। जिस तरह मैंने सुना है, मैंने अभी तक देखा नहीं है खुद से, मैंने सुना है लास्ट अटेम्प्ट में जो टेक्स्ट का पेपर बना है वो शायद पिछली प्रीवियस अटेम्प्ट के मुकाबले थोड़ा ऐसा बन गया है कि बहुत सारे बच्चों ने कुल वगैरह जो है वो पढ़ लिए, रिफ्रेशर बैच में एडमिशन करवा लिया है। किसी ने अगर दोस्त यार ने आपके टेक्स्ट दिया हो तो शायद सुनने में आए, नॉर्मली तुमने दिया। इस तरह की कहानी सुनने में टेक्स्ट में नहीं आती, ऐसी कहानी कॉस्टिंग में आती है। अगर कॉस्टिंग में जब ऐसी कहानी सुनने में आती है तो किसी को अफसोस भी नहीं होता, हैरानी भी नहीं होती। मतलब यहाँ ये समझे, कॉस्टिंग इज लाइक पाकिस्तान। बंदा मर जाए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मरेगा, एक्सपेक्टेड है। भाई एक मुझे बात बताएं, घर के अंदर अम्मा अब्बा को कभी भी बुरे बच्चे का बुरा रिजल्ट सरप्राइज ही नहीं करता, पता होता है, समझाया था, पता है शुरू से ऐसा ही है। खैर, सरप्राइज क्या करता है? अच्छे बच्चे का बुरा रिजल्ट या बुरे बच्चे का अच्छा रिजल्ट। बुरा बच्चा तो जो मर्जी करे, हल्का से भी अच्छा रिजल्ट लिया है। भाई एक आपको मिसाल देता हूं, बैंकिंग की फील्ड में पाकिस्तान में एक इदारा है मोहतसिब के नाम से। नैब का नाम तो आपने बहुत सुना हुआ है, बैंकिंग मोहतसिब के नाम से भी है। क्या अगर आपको बैंक आपको बहुत तंग कर रहे हैं और आप राइट पर हैं, आप मोहतसिब को कंप्लेन करें, बैंक वालों की दौड़े लग जाती हैं। वो उनका काम ही यही है कि बैंक को चेक करें। एक रिपोर्ट आई पिछले साल, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जिस बैंक की हुई है कंप्लेन, दैट वाज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और उस लिस्ट में नेशनल बैंक एंड में। अब रिपोर्ट पढ़ने वाला समझ ही नहीं पा रहा, यार कैसे हो सकता है, मतलब एमसीबी और नेशनल बैंक नीचे हैं जिनका बैंक में ब्रांच कभी काम ही नहीं कर रही होती। जब जाओ सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। और नेशनल बैंक से तो आप उम्मीद ही कुछ नहीं लगाते। मतलब मुझे याद है, मेरा एक जमाने में नेशनल बैंक का अकाउंट खुला था, एटीएम कार्ड था, पहली दफा मैंने मशीन में डाला, अंदर ही चला गया। मैंने दोबारा दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। मतलब इतनी मेरा एक्सपेक्टेशन ये थी, दैट इज माय एक्सपीरियंस। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक अच्छा लेवल है, अकाउंट ही नहीं खुलता। फिर मेरी बात समझ में आई, मैंने किसी बंदे से पूछा तो बैंक के बंदे ने मुझे कहा, भाईजान आप इसको इंटरप्रेट जो है सही से करें। इंटरप्रेट आप इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये बताई कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कस्टमर पढ़ा लिखा है और पैसे वाला है, पढ़ा लिखा नहीं है तो पैसे वाला है। एक ही बात इस मुल्क में मैंने बोला ना, यू आर नॉट अगली, यू आर पुअर। तो पैसे वाला कस्टमर है, तो पैसे वाले कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हाई होती है। तो हल्की सी भी बैंकिंग सर्विस हिल जाती है ना, वो फौरन से कंप्लेन कर देता है, क्योंकि उसको ये भी पता है कंप्लेन ना करनी है। आपने बैंकिंग मोहतसिब का नाम सुना हुआ था? नहीं। तो सर हम क्यों सुने, पैसे ही नहीं हमारे पास। जब तक हमारा भी पाला नहीं पड़ा हमने भी नहीं सुना हुआ था। कोई नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। लेकिन सर उनका जो कस्टमर है उसको ये बात पता है, नेशनल बैंक का कस्टमर, वो तो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं नेशनल बैंक में हूं इसका मतलब मेरा नसीब खराब है। तो वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि बहुत अच्छी सर्विस हो। एमिरेट्स के जहाज में जरा सा प्रॉब्लम आ जाए तो एमिरेट्स वालों के लिए बुरी बात है, पीआईए के लिए बुरी बात नहीं है।
क्योंकि पीआईए में मोस्टली इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज कि अच्छा सही साबुत सालों में पहुंच गए, बड़ी बात है। कभी होता है ना सर्विस अच्छी हो तो आप बोलते हैं यार वाकई पीआईए चेंज हो गया, हम तो फजूल बदनाम करते हैं। अब फजूल बदनाम नहीं करते, सही बदनाम करते हैं। वो तुम्हारे साथ जो हुआ वो इत्तेफाक हो गया। तो कॉस्टिंग का ये हाल है, लास्ट टाइम में जो हो गया, अभी भी हमें ये लग रहा है इत्तेफाक हो गया है कि पेपर क्लियर है, हर अगला बच्चा खुश। कॉस्टिंग में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा, अल्लाह जाने रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन टैक्स के अंदर तो पहली दफा हुआ है कि लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, टैक्स का पेपर मुश्किल आ गया। किसने सोच के रखा हुआ था कि ये पेपर ऐसा करेगा। तो हमारे यहाँ नॉर्मल है। तो बेसिकली ग्रिप आपके पास एग्जिस्ट करती है जिन एरियाज में, वो 3 एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करती है ना। सर दूसरा हमारे पास एरिया है कॉस्ट फ्लो। दिस इज द हार्ट ऑफ द होल सिलेबस। हार्ट इसलिए कि ये सिर्फ बीच में नहीं रखा हुआ, इसलिए हार्ट नहीं बोल रहा, बेसिकली इसका इंपैक्ट इन दोनों के ऊपर भी आ रहा है। तो इस बॉडी के बगैर ये दोनों विंग्स काम नहीं कर सकते। सर इसमें 3-4 टॉपिक आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। पहला प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से है। प्रोसेस कॉस्टिंग की बिल्ड पर ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। एज यू कैन सी, जब मैं ये चार्ट बना रहा था तो मैंने ये चार्ट बनाते वक्त ये 2 स्टार भी यहां पर बिल्ड किए थे, क्योंकि इसी ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपके पास 2 प्रोडक्ट बन गए हैं और आपको फैसला ये करना है कि इस प्रोडक्ट को एज इट इज सेल कर दें या मजीद काम करवा के सेल करें। आपकी पहली क्लास है तो मैं मुश्किल कॉन्सेप्ट दिए बगैर आपको ये बता दूं, गाड़ी आपके पास है, बाइक आपके पास है, आप बेचने जा रहे हैं। आपने गाड़ी और बाइक के रेट लगवाए, रेट तो उसके लग गए, लेकिन आपको रेट अच्छे नहीं लगे, तो आपके दोस्त ने उसको बोला गया अरे काम कर, इसमें काम करवा के बेच। तो आपने सवाल ये पूछना है काम करवा के बेचने का फायदा है या नहीं, क्योंकि आपको पता है हर केस में काम करवा के बेचने का फायदा नहीं होता। कुछ लोगों की गाड़ी इस हालत में होती है कि दोस्त यार बोलते हैं बस जिस हालत में है जैसे है बेच दे बेटा, इसको घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। भाई एफएक्स के अंदर अगर मैं कोई 25 लाख का टायर लगा दूं तो वो 40 लाख की गाड़ी नहीं सेल हो रही होगी, वो टायर सेल हो रहा होगा एफएक्स के साथ फ्री में, लेकिन वो गाड़ी सेल नहीं हो रही होगी। तो कभी कभार आपको रीइन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है। फर्दर प्रोसेसिंग इस बारे में बात कर रहा है। मकान एज इट इज कंडीशन में बेचे, काम करवा के बेचे, फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में लिंक कर रहे हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस, पक्का एक सवाल आपके पास आता है। ये सब छोटे सवाल आपके पास आ रहे हैं 6-6, 8-8 मार्क्स के। अच्छा लास्ट टाइम बच्चों के साथ क्या मसला था वो बात बीच में रह गई। डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं लाइक स्पेशल ऑर्डर, मेक और बाय, शट डाउन, जो थोड़े ओखे किस्म के सवाल आते हैं, पेपर में आए हुए हैं इससे पहले। लास्ट टाइम एग्जामिनर ने लिमिटिंग फैक्टर के 2 सवाल दे दिए। 2 सवाल इस तरह से कि लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय कुछ जगह पर ओवरलैप करता है। नॉर्मली ये दोनों सवाल हम क्लास के अंदर सॉल्व जो है वो करते हैं, मर्ज भी जो है वो कर देते हैं। लास्ट टाइम एग्जामिनर को पता नहीं क्या मोहब्बत आई है बच्चों के साथ, उसने एक सूखा सवाल दिया लिमिटिंग फैक्टर का 8 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला डेटा 5 का यूज कर लो, और 6 के अंदर एज्यूम कर लो कि सप्लायर बाहर से हमें माल बेच रहा है, मतलब एक 7 मार्क्स और जोड़ के 15 मार्क्स का मेक और बाय बना दिया। मैं जब भी किसी को ये बोल रहा था कि एग्जामिनर ने मेहनत इसलिए नहीं की कि जिस बंदे ने एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व किया होगा ना, उसने बड़ा मुस्कुरा के क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो देखा होगा, क्योंकि सवाल टॉपिक भी वही है, एरिया भी वही है, और मजे की बात क्वेश्चन की कहानी भी जो है वो नहीं है। जब भी लोगों ने 85-90 मार्क्स का पेपर पूरा कर लिया और बाहर निकल के पता है बच्चे बच्चियां शिकायत क्या कर रहे थे, सर हमने तो इतना पढ़ा रेलेवेंट कॉस्टिंग और वो सीवीपी पेपर में आया ही। अबे भाई तो 100 मार्क का पेपर था, 200 मार्क का पेपर जो है वो थोड़ी था। अब जिस दिन रेलेवेंट कॉस्टिंग आ जाएगा, सीवीपी आ जाएगा, उस दिन बोलेंगे सर वो इतने सवाल सॉल्व किए लिमिटिंग के। भाई ये मत देखो कितने सवाल सॉल्व किए। अगर मुझे ये बात पता होती, कसम खा के बोल रहा हूं, कि आपके पेपर में ये सवाल आने हैं तो फिर तो फड्डा ही नहीं था। 1 महीने का कोर्स करते, 25,000 फीस रखते, बात खत्म। ये तो हमें नहीं पता कि आप किस टॉपिक में मेहनत करेंगे। आप परेशान इस बात से हो कि पेपर में सवाल आ जाए और आपको नहीं आता हो। परेशानी ये नहीं होती है कि सवाल नहीं आया। अच्छा जी सर, उसके बाद हमारे पास एक एरिया है टारगेट कॉस्टिंग के नाम से। अगेन हर टॉपिक एक जैसा नहीं होता। टारगेट कॉस्टिंग हकीकतन आपके सिलेबस में एक ऐसा एरिया है जो एक क्लास के अंदर हो जाता है खत्म, 3-4 घंटे की क्लास है। हालांकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं कहीं क्लास तक जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। टारगेट कॉस्टिंग का सवाल टोटल पास पेपर में मिला के 3 दफा आया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं आया हुआ। हम फिर भी इसको तोड़ तोड़ के जो है वो करवाते हैं। मैं तो टारगेट कॉस्टिंग 2 क्लास में करवाता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक पहले मेरे पास होता नहीं था, किसी और के पास था। तो एक दफा बच्चों से मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा यार वो सर ने ना पेल दिया, सर ने 1 दिन में क्लास पूरा जो है वो करवा दिया। मैंने कहा अच्छा, हालांकि सर ने कुछ भी नहीं किया था, वो जो भी सर था उसने बिल्कुल सही किया था। टॉपिक है ही 1 दिन का। मैंने क्या किया, मैंने यही 3 घंटे की जो क्लास लगानी थी, 3-3.5 घंटे की क्लास, 4 घंटे क्लास, मैंने कहा 2 क्लासें लगाए। एक दिन क्लास लेंगे, दूसरे दिन क्लास लेंगे और तीसरे दिन सवाल करेंगे। बच्चे ने कहा मेहनत की है इस बंदे ने। हालांकि जाहिल आदमी ये नहीं देख रहा
कि भाई मेरी मेहनत आपने एक टॉपिक में देखनी है, आपने हर टॉपिक में देखनी है, तोल के बात करें। ये मैं आपको ट्रेड सीक्रेट्स है बता रहा हूं, आप लोग फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन बच्चे की परसेप्शन ना पेपर के बारे में इस तरह से बन रही होती कि अच्छा अगर हम यूं कर लेंगे तो ओहो हो जाएगा। अरे भाई ओहो ओहो कुछ नहीं होता। जितने हम लोग टीच कर रहे हैं, हम जो मर्जी कर लें। अभी कल परसों एक मीटिंग हुई थी, यही बात कर रहे थे कि उल्टा होके नाच भी लेना, बच्चा फिर भी बोलेगा यार सर थोड़ा सा नाचें, अच्छे से मजा नहीं आ रहा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप लोग भी ये काम करेंगे, लेकिन आप हमारे बच्चे हैं, बहन भाई हैं। अब जाहिर सी बात है, मेरा भाई कोई मस्ती जो है वो कर देता है, गलत काम कर देता है, तो गालियां तो दे देते हैं, हट भी जाती है कि मुंह मत दिखाओ, लेकिन अब है तो भाई क्या कर सकते हैं। तो आपका भी वही वाला हाल होता है, थोड़ा बहुत आपको भी उसी लेवल की गालियां पड़ जाती हैं। हाँ आपको थोड़ी कम पड़ती होंगी, हाँ आपको, आप में से जिनसे मेरी मोहब्बत है उनको शायद ज्यादा पड़ जाए, वो बुरा नहीं मनाइएगा, ये बिल्कुल मोहब्बत की निशानी है मेरी और आपकी। बच्चियों को गालियां नहीं देंगे, बुरा भला बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसमें वो हम थोड़ा सा ना इसमें हमारा वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है इस मामले पे, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं देते, इस मामले पे नहीं देते, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा विद दैट बीइंग सेड, तो अब बच्चों को ना ये बात समझानी पड़ती है कि भाई खुदा का वास्ता थोड़ा होश में आके जो है वो काम करना स्टार्ट कर दे। सर एक हमारे पास एरिया आ रहा है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट हो रहा है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर है इसका ताल्लुक पूरे सिलेबस के साथ है। मैंने पास्ट में सारे काम किए हुए, कॉस्ट क्लासिफिकेशन करवाने के बाद सीवीपी भी स्टार्ट करवाया हुआ है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी स्टार्ट करवाया हुआ है। सर हमें बोर्ड पे नहीं नजर आ रहा, बेटा आपके सिलेबस से बाहर निकल गया हुआ है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ गया है एमएफए के अंदर, पहले कॉस्टिंग का पार्ट होता था। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो एमएफए में आपके पास आएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो आप यहां पर एक्वायर कर रहे होंगे वो आपको वहां एमएफए में हेल्पफुल जो है वो हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कॉस्टिंग पहले करना है एमएफए बाद में करना है, लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट वहां एक पूरा 15 मार्क का टॉपिक एग्जिस्ट करता है जो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने यहां पर मुंह काला करवा लिया, वो जो बच्ची मुझे बोल रही थी सर वो रेलेवेंट कॉस्टिंग पेपर में नहीं आया, हमने इतना मुश्किल पढ़ा, फिक्र नहीं करें एमएफए के अंदर आ जाएगा। 15 मार्क्स वहां पे आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल छोड़ ही नहीं सकते, उसके बगैर आपका एग्जाम नहीं बनता। और लास्ट टाइम कॉस्टिंग के अंदर जब ये हुआ करता था 15 मार्क्स मिनिमम सवाल आया हुआ है, मिनिमम 15 मार्क्स का सवाल है, वरना 20-18 मार्क्स तो कोई बात होती नहीं थी। एक आखिरी अटेम्प्ट में 25 मार्क्स का भी सवाल जो है वो आ चुका हुआ है। तो याद रखें ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो रहे हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद लास्ट टाइम हमने प्रोसेस कॉस्टिंग भी स्टार्ट करवा दिया था। अच्छा सर इसके बाद इसमें छोटे छोटे एरियाज हैं, नाम में आपको छोटे छोटे फील हो रहे होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे हैं नहीं। कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, इन दोनों का इंपैक्ट हर चीज के ऊपर है। अगला एक टॉपिक आपके पास है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से, जो ओए लेवल्स के बच्चे हैं उन्होंने शायद नाम सुना होगा। इनफैक्ट आप में से जो इंटर कॉमर्स के बच्चे हैं, कोई है इंटर कॉमर्स का? 3-4 हैं शायद इंटर कॉमर्स वालों ने, मुझे वैसे इंटर कॉमर्स का सिलेबस नहीं पता, लेकिन इतनी नहीं है, हकीकत नहीं है, अभी तक नहीं आया। चलो फिर बीकॉम में आ जाएगा, क्या कह सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी तो इको के अंदर, वो कुछ और चीज है, ये कंप्लीटली डिफरेंट। इस कंप्लीट, चलो कोई बात नहीं, हमारा इंटर अभी वहीं पर है जहां पे छोड़ा था 30 साल पहले। सर इसके बाद आपके पास एबीसी है, ये छोटे एरियाज हैं, लेकिन अगेन ये क्या लिखा हुआ है 35 to 45%। पहले हम लोग भी जब ये कैफ 3 नया नया आया, पहली अटेम्प्ट में हमने भी इन टॉपिक्स को ज्यादा इज्जत दी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन टॉपिक्स में इज्जत है ही नहीं, सारी इज्जत एग्जिस्ट यहाँ पे करती है। हम लोग मेहनत भी यहाँ करते थे, पेपर आ गया, बच्चों ने दे तो दिया, लेकिन वो पहली अटेम्प्ट थी और पहली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने फ्लेवर दिखाया, उसने हल्के हल्के सवाल पूछने स्टार्ट किए, लेबर से सवाल बाहर निकाला। अब बच्चे ने उसकी तैयारी उतनी नहीं की हुई थी, फिर हमें एहसास हुआ नहीं यार हमें तो पेपर का लेवल बहुत मुश्किल बना के रखा हुआ है, पेपर का लेवल करो कम। फिर हमने सेक्शन ए की तरफ फोकस करना स्टार्ट किया, लेकिन पिछली 3-4 अटेम्प्ट से एग्जामिनर का फोकस छोटे सवालात की तरफ आ गया। पिछली अटेम्प्ट में हम पूरी तरह से तैयार थे, हमें पता था भाई ये लिखा हुआ है ना, आई कैप इसको 3 अटेम्प्ट से फॉलो कर रहा है, पिछली अटेम्प्ट में फॉलो किया। वो पेपर जब भी आसान इसलिए फील हो रहा था कि पूरी मार्केट, सारा बच्चा अपडेट हो गया था कि भाई पेपर का लेवल अब ये हो चुका है। तो यहां से हमने बात करना स्टार्ट करनी है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी 2-3 दिन में रमजान है, टाइम टेबल मेरे पास एक आ गया है, क्या कहते हैं टेम्पररी जो है वो किस्म का। रमजान को ऑब्वियसली नया टाइम होगा, 4 दिन हमारी क्लास है। पहले हफ्ते में शायद अभी बीच में किसी एक दिन, आई डोंट नो, कल को भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, एक आध दिन मैं शायद क्लास लेने ना आ पाऊं। मेरी वाइफ असल में हॉस्पिटल में, उनको थोड़ा स्टोन्स का इशू हो गया था, तो उनकी सर्जरी के लिए, इनफैक्ट सुबह मुझे हॉस्पिटल से आ रहा था, इसी जो है वो केस में आ रहा था, उसको ऑफ होगा, वरना 4 दिन क्लास होगी। आपका जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर के बाद, दैट वुड बी प्रोसेस कॉस्टिंग। लेकिन थोड़ा ध्यान करना, मैं जो प्रोसेस का डिजाइन यूज करता हूं दैट इज वेरी डिफरेंट। जब तक आपका ये टॉपिक एंड होगा ना,
इस टॉपिक के एंड होने तक आपका 50% ये भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको बोलूंगा ज्वाइंट बाय खोलो, आपको तब समझ में आनी स्टार्ट होगी। आपका 50% ये भी हो जाएगा, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, हालांकि ये दोनों कॉस्टिंग सिस्टम अलग अलग है, और आपका 50% ये भी हो जाएगा एंट्रीज। आपके सिलेबस में एक बाकायदा टॉपिक है बुक कीपिंग के नाम से, इसमें पूरे सिलेबस की एंट्रीज हैं, इसमें प्रोसेस की एंट्रीज हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग की एंट्रीज हैं, इसमें वेरिएंस की एंट्रीज हैं। तो हम लोग जब प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व कर रहे होते हैं तो सारी एंट्रीज साथ साथ जो है वो बात कर रहे होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? तो हमारा सिलेबस डिजाइन क्या होगा, आज शुरू की 2 क्लासेस में हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर की बात करेंगे, नॉट नेसेसरी 2 क्लासेस में डायरेक्ट बात स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर, डिफरेंट इश्यूज हमारे पास आना स्टार्ट होंगे, और इसी सवाल की रिक्वायरमेंट्स के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक इस चीज के होंगे। तो आप याद रखें, जब तक ये टॉपिक एंड होगा हम एक साथ 3-4 टॉपिक खोल सकते हैं। इस दफा हमें ये काम जरा स्पीड से इसलिए करना है कि रमजान का महीना आ रहा है और रमजान में थोड़ा बच्चा स्लो जाता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आखिरी अशरे से पहले पहले, क्योंकि आपको पता है आखिरी अशरे में हर बंदा जो नमाज पढ़ने भी नहीं जा रहा होता वो भी क्लास में बोलता है कि सर वो मस्जिद में इमाम साहब ने बुला लिया है, 10 दिन बैठना है, ठीक है ना। तो वो जो नहीं भी बैठ रहा होता वो भी बोल रहा होता है। एक दफा हमारी क्लास में एक बच्चे ने ये सबसे ज्यादा शोर कर करके जो है वो क्लासेस ऑफ करवाई। हमने कहा चल यार क्लासेस ऑफ करें, हमने आखिरी 5 दिन ऑफ कर दिए। उसको बोला भाई तू बाकी 2 दिन दोस्त से काम ले लेना कुछ कर करा के, और चांद रात वाले दिन वो मुझे मार्केट में बाहर घूमता हुआ मिल गया। मैंने कहा ये तू टाइट काम कर रहा है यार। तो ऐसे केस होते हैं, सारे केस हमारे पास मिल जाते हैं। आए सर जरा बात करना स्टार्ट करें। मेरे भैया कैमरा जरा मोड़ दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी सर, हम पहले बात करने जा रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर, और जैसे हम ये बात करेंगे ना आपको फौरन से बात समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनर्स स्टाइल ऑफ क्वेश्चन बिल्डिंग। सर आपके पास कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, अगर आप चाय का होटल खोल लें, आप बिरयानी बना लें, कोई भी आप आइटम जो है वो काम कर लें, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर अपने खर्चों को ना 3 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। एक उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, एक उस प्रोडक्ट में जो मजदूर ने काम किया हुआ है लेबर, और एक उस प्रोडक्ट का एक्सपेंस। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस पानी की बोतल है किसी के पास, प्लास्टिक की, नेस्ले की, नहीं ये वाली तो मेरे पास भी है, नहीं है तुम्हारे पास है, दिखाओ यार जरा बोतल दिखाओ प्लीज। हाँ ये भेज दो भेज दो भेज दो। अबे फेंक दे यार, क्यों इतना हीरो बन रहा है। अच्छा सर एज्यूम करें पानी नहीं है इसके अंदर, स्लाइस है। इस बोतल के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो क्या है? इस प्रोडक्ट में, सॉरी मेरे वर्ड गलत हो गए, इस प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल क्या है? प्लास्टिक और बस मैंगो। सर जो भी आपने यूज किया। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जिस इंग्रेडिएंट से ये मिक्सर बना है। प्लास्टिक इसका रॉ मटेरियल नहीं है। अगर आप प्लास्टिक को रॉ मटेरियल बोल रहे हैं तो हम ये बात बोलना स्टार्ट करेंगे कि इसका मतलब कि आप बोतल पीने के बाद प्लास्टिक खा जाते हैं। हमारी प्राइमरी कंजम्पशन इस बोतल में क्या है? जूस। तो वो जो जूस है वो हमारे पास रॉ मटेरियल है। अब उस जूस के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट इसने यूज किए हैं, सनसेट, येलो एसिड, पोटेशियम, गम वगैरह वगैरह, सर ये सब का सब इसका रॉ मटेरियल जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेबर वो है जिसने फैक्ट्री के अंदर काम किया हुआ है, और हर वो एक्सपेंडिचर जो ना रॉ मटेरियल है ना लेबर है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये जो प्लास्टिक जिसको आप बोल रहे हैं, ये इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? पठान के होटल के चाय का जो कप होता है उसमें रॉ मटेरियल, पठान तो लेबर में आ जाएगा। रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है? पत्ती, दूध, पानी, चीनी वगैरह वगैरह। ऐसे ही सर वो जो डब्बा है चाय के होटल का वो किस में आएगा? एक्सपेंस के अंदर आएगा। अच्छा सर हमारे पास जितने भी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के आइटम हैं, उन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के आइटम को हमारे पास हमारी फील्ड 2 मजीद हिस्सों के अंदर ब्रेक कर रही होती है, जिसको हमारी जबान में प्यार से डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है और एक को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। अच्छा अब ये कुछ दिनों बाद जब मैं किसी वगैरह से पूछूंगा ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, तो आगे से आंसर आएगा जिसने तैयारी नहीं की होगी कि सर वो जो डायरेक्ट खर्च हो रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो दूर से फेंक के लगा रहे हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम के ऊपर नहीं है, ये कॉस्ट ट्रेस के हिसाब से काम करती है। फॉर इंस्टेंस एज्यूम करेंगे ब्रांड न्यू मार्कर हमने 1000 रुपए का लिया और इसका प्राइमरी कंजम्पशन ये था कि इस मार्कर ने लिखना था बोर्ड के ऊपर। एज्यूम ये कर लें फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ द डिस्कशन, ये मार्कर रीफिल नहीं हो सकता है, वन टाइम यूज होगा। ये ब्रांड न्यू मार्कर है, 1000 रुपए खर्च किए आईक्यू वालों ने,
हमने ये ब्रांड न्यू बिल्कुल नया मार्कर फर्स्ट टाइम खोला और ये मार्कर हमने बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल कर लिया, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये सेकेंड हैंड हो गया। ऐसा ही है, ये मार्कर था कितना, वन टाइम यूज हो सकता है, और मैंने इसे एक ही काम करना था, बोर्ड पे जो है वो लिखना था। इस मार्कर से कुछ आइटम मैंने लिख लिया है, तो 1000 रुपए में से कुछ कॉस्ट खर्च हो गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, भैया ये जो मार्कर पर आपने इंक यूज की है ब्लैक डॉट की, इस पर जो कॉस्ट आ रही है ये कॉस्ट है कितनी, बता सकते हैं आप कि 1000 रुपए में से कितनी कॉस्ट खर्च कर लिया? बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? सर मार्कर की लाइफ होगी, अब लाइफ से भाई से मुराद ये है कि सर मार्कर की आप इंक चेक कर लें जो है वो कितनी है। इस मार्कर के डब्बे में लिखा होगा ना कितनी इंक थी, वन टाइम यूज होना था, तो मिसाल के तौर पे इसमें 50 ml थी इंक, तो बच्चा ने आइडिया अच्छा दिया सर आप ये चेक कर ले इसमें इंक थी कितनी। 1000 रुपए को डिवाइड कर दें 50 ml से, आपके पास 1 ml की कॉस्ट आ जाएगी। और सिर्फ अब आपने एक बात मालूम करनी है, क्या कि ये जो आपने डॉट बनाया है इसमें कितने ml कॉस्ट आपने खर्च की है। अब ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप ये भी काम भी पूरा कर सकते हैं। आपको थोड़े पढ़े लिखे लोगों की हेल्प की जरूरत होगी, वो आएंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको आराम से बता देंगे। ये काम भी हो सकता है, या एक काम और हो सकता है कि आप कोई वेट मशीन लें अच्छी वाली, और वो वेट मशीन पे इस मार्कर को वेट करके चेक कर लें कि इस्तेमाल से पहले नए मार्कर का वेट कितना था, इस्तेमाल के बाद इस मार्कर का वेट कितना है। जाहिर सी बात है नॉर्मल मशीन पे तो मालूम नहीं हो सकता, नॉर्मल मशीन इतना छोटा डिफरेंस चेक नहीं कर सकती, बट पॉसिबल है। और जब आपके सामने आंसर आएगा तो आपको बताएगा जी हमने इसमें यूज किया है 0.0006 ml की इंक, तो अपने सर को जाके बताएं कि हमने 1000 रुपए के अंदर 1 पैसे की इंक यूज कर ली है। ये 1 पैसा भी नहीं है वैसे तो। मसला ये मालूम तो हो सकता है कि मैंने कितने रुपए की कॉस्ट खर्च की है बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये 1 पैसे का खर्चा मालूम करने के लिए मुझे 10 से 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमारी दुकान पे कोई बच्चा काम करता है शर्फू नाम का, और वो गल्ला खोल के रोज 50 रुपए बाहर निकाल लेता है, अच्छा बच्चा है, गंदी आदत हो गई है, किसी को इजी लोड जो है वो करवा के देता है, तो रोज के अगर 50 रुपए का 80 रुपए का इजी लोड हो गया, उससे कम का इजी लोड भी नहीं हो रहा, अल्लाह खैर ही करे, रोज वो 100 रुपए जो है वो निकाल लेते हैं, महीने के 3000 रुपए मार रहा है। अब शर्फू की चोरी रोकने का हमारे पास कोई हल नहीं है। शर्फू को ये बोल नहीं सकते कि तुम चोर हो, शर्फू बोलेगा आपको मैं चोर लगता हूं। अब हमें शर्फू को पकड़ना है रंगे हाथों, तो हमने एक कंपनी से बात की, उसने कहा हम आपको गार्ड भेज देंगे, वो हर वक्त शर्फू पे आंख रखेगा, जैसे शर्फू गल्ला खोल के पैसा निकालेगा वो शर्फू को पकड़ लेगा। गार्ड के पैसे 18,000 रुपए। दूसरी कंपनी से बात की, उन्होंने कहा हम कैमरा लगा देते हैं, शर्फू को नहीं पता चलेगा, हिडन कैमरा होगा, जैसे शर्फू गल्ला खोल के 100 रुपए निकाल के जेब में डालेगा, पिक्चर खींच लेगा। कैमरे की कॉस्ट 12,000 रुपए। कौन सा वाला ऑप्शन अच्छा है? कोई सा भी नहीं। क्यों सर? सर शर्फू की चोरी 3,000 की है और मिनिमम जो सॉल्यूशन हमें कैमरे वाला ऑफर कर रहा है वो 12,000 का है। सर हमें शर्फू की चोरी रोकना वारे में नहीं पड़ रहा। हाँ, अब शर्फू अगर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा पैसे निकालना स्टार्ट कर दे, या अब शर्फू ने ये आदत बना ली हो हर महीने ही काम करना है, तो फिर हम बोलेंगे चलो यार शर्फू साल का 36,000 रुपया स्टार्ट कर रहा है, 12,000 अगर लगा के ये चोरी आप रोक सकते हैं तो आप रोकें। इसका मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है फीस देकर यहां पर हैं बैठे हुए, तो मेरे लिए शर्फू की चोरी रोकना और इस ब्लैक मार्कर की इंक कॉस्ट मालूम करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं, बारे में नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे आईक्यू भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और हर एक्सपेंडिचर को 3 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा ही है। एक तो हो गया लेबर, ये कौन है? अली अहमद। हमारे केस में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अभी हम आगे जाके बात करेंगे। कुछ बिजनेसेस के अंदर लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, पेट्रोल पंप पे नहीं होती, शादी हॉल में भी नहीं होती, हॉस्पिटल के अंदर होती है, मूवी बिजनेस के अंदर होती है। मूवी बिजनेस के अंदर मतलब समझे अगर एक मूवी बन रही है और उसका खर्चा आ रहा है 3 अरब, तो 2 अरब तो शाहरुख खान ही जो है वो ले जाएगा। नॉर्मली ये होता ही है। सर्विस इंडस्ट्री में जहां पर आप प्रोफेशनल्स पे डिपेंड हो रहे हैं, अगर आप ए लेवल के कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेन कॉस्ट टीचर होता है, बाकी आइटम मेन कॉस्ट नहीं होता। ये एसी पंखा ये बहुत छोटी कॉस्ट है। तो हमारे केस में लेबर तो मैं हो गया। अच्छा, मटेरियल क्या हो गया? मटेरियल और इंटरनेट का जो हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो क्या हो गया? सर जो चीज रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो क्या हो जाएगा? माय पॉइंट हियर इज, मेरी कॉस्ट मालूम करना आईक्यू के लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरी कॉस्ट 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है।
या तो मैं आवरली रेट के ऊपर हूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, जितने घंटे टीचर ने टीच किया है उसको सिस्टम में ऐड करो, रेट निकाल दिया, खत्म बात। अच्छा, मेरी कॉस्ट ट्रेस करना भी आसान है। ट्रेस करना इसलिए आसान है कि पता है कॉस्टिंग में कितना पैसा आया, अली अहमद को कितने पैसे दिए, नेट करके अब्राहिम हाथ के हाथ चेक कर लेता है पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। प्लस मेरे पैसे सिर्फ कॉस्टिंग के और एमएफए के जो सब्जेक्ट मैं टीच कर रहा हूं जितने घंटे उसके बन रहे होंगे। दूसरा हल यह है कि मैं शेयरिंग बेस के ऊपर हूं। अगर मैं शेयरिंग बेस के ऊपर हूं तब भी सेम काम है, मसला ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि कॉस्टिंग में अगर 1 करोड़ फीस आ रही है तो इब्राहिम मुझे अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए पे कर देगा। वो जितनी फीस आ रही है उसी के अंदर से हिस्सा बाहर निकालेगा। किसकी कॉस्ट निकालना मुश्किल काम है? सर, शाहजेब की कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है। सर, इस रूम की, इस बिल्डिंग की रेंट की कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? इस बिल्डिंग का रेंट होगा 5-6 लाख रुपए, लेकिन क्या ये 5-6 लाख का रेंट मेरी वजह से आ रहा है? फिर किसकी वजह से आ रहा है? सर, इसमें मुर्तजा भी शामिल है, इसमें इब्राहिम भी शामिल है, इसमें सीफैप के सब्जेक्ट भी शामिल है। नहीं बेटा, सीफैप के सब्जेक्ट शामिल नहीं है, सीफैप पूरा ऑनलाइन होता है, इसमें पीआरसी भी शामिल है, और अब तो हायर से आईक्यू वालों ने एसीसी भी स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कि वो जो 5 लाख की कॉस्ट है ना, हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। अब कुछ जगह तो डिवीजन करना आसान है, लेकिन कुछ जगह डिवीजन करना इतना मुश्किल है कि डिवाइड करते करते मैनेजमेंट का टाइम लग जाएगा 25 लाख रुपए का, और मैनेजमेंट कॉस्ट रिकंसाइल कर रही है 5 लाख की। तो याद रखें, जब कोई भी खर्चे को ट्रेस करना उसके अपने एक्सपेंडिचर के मुकाबले ज्यादा हो जाए तो वो इकोनॉमी वायबल नहीं रहता। आपकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है, नाम सुना होगा। मैं किसी से ये नहीं पूछ रहा अच्छा है बुरा है, फड्डा पड़ जाएगा क्लास के अंदर। आई डोंट वांट सिविल वॉर इन माय फर्स्ट क्लास। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घुटने की इंश्योरेंस 20 मिलियन पाउंड की, अब डॉलर की हुई है, सॉरी अगर मैं कोई करेंसी गलत कोट कर रहा हूं, आप न्यूज सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 20 मिलियन डॉलर घुटने की इंश्योरेंस हो रही है उसके। हम सबके घुटनों की मिला के हैं, हमारी इंश्योरेंस नहीं होगी। क्यों भाई? उसके घुटने में ऐसा क्या है जो हमारे घुटनों में क्या है जो है वो नहीं है? सर, उसका घुटना कमर्शियल है, वो गोल स्कोर करता है, और वो हर गोल कहीं कहीं मिलियन डॉलर जो है वो अर्न करके दे रहा होता है क्लब को। आप इंश्योरेंस वालों के पास जाएंगे, इंश्योरेंस वाले खुशी खुशी बोलेंगे यार इतना बड़ा आदमी आया है, इसकी फॉरेन करो इंश्योरेंस। हम सब जाएंगे, हमारी वो इंश्योरेंस नहीं है। क्यों? अगर हम बोले यार हमारे घुटने की 20 मिलियन डॉलर की इंश्योरेंस करो, वो बोलेगा इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। अगर तुम्हारे घुटने को खोल के अलग अलग करके मार्केट में बेच भी देना तो भी 20 मिलियन आता आपको नजर नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हर प्रोडक्ट की 3 कंपोनेंट कॉस्ट है। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, नाम चेंज कर लीजिएगा, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल वो प्राइमरी कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं, लेबर जो काम कर रहा है, और हर वो चीज जो रॉ मटेरियल और लेबर नहीं है वो क्या हो जाएगी? फिर हमने कॉस्ट को उसकी ट्रेसेबिलिटी की बेस पर, किस बेस के ऊपर? ट्रेसेबल तो बेटा ये भी थी, मालूम तो आपने ये भी कर ली, लेकिन मसला क्या था? सर, इसको ट्रेस करना वायबल नहीं है। तो मैं जुमला चेंज कर देता हूं, हर कॉस्ट को उसकी इकोनॉमिक ट्रेसेबिलिटी की बेस पर मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। तो अपने पास रजिस्टर में जाएं, एक छोटी सी हेडिंग लगाएं डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से, और ये बहुत छोटी बात है लेकिन ये बहुत काम की बात है। हेडिंग लगाएं अपने पास डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से और लिखें एनी एक्सपेंडिचर, एनी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। जी रिजवान, कॉस्टिंग और एमएफएस साथ साथ पढ़ा जा सकता है। एनी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर which can be economically traced in a product, which can be economically traced in a product, ट्रेस के साथ स्लैश डाल के नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिफाइबल। ट्रेस के साथ स्लैश डाल के नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिफाइबल। एनी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर which can be economically identifiable in a product or service is called direct cost. Any item of expenditure which can be economically traced in a product or service is called direct cost. For instance, point number 1. For instance, wood used in the manufacturing of furniture. Wood used in the manufacturing of furniture. Example number 2 लिखें, lithium used
in the manufacturing of chips. Lithium used in the manufacturing of, मैं माइक्रो प्रोसेसर चिप्स की बात कर रहा हूं. Lithium used in the manufacturing of processing chips. थर्ड एग्जाम्पल यूज करें. एग्जाम्पल नंबर 3. A lecturer in a professional accountancy college. In this case, I am the lecturer, professional accountancy colleges IQ. Example number 4 यूज करें. Potato used in the production of chips. ये खाने वाले हैं. अच्छा सर, हर वो कॉस्ट जिसको ट्रेस करना आसान है, पता है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट कॉस्ट है. सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट की तो है, लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं हो रही. फॉर इंस्टेंस, मेरा खर्चा सिर्फ तब बनेगा, मेरी शेयरिंग सिर्फ तब एक्टिवेट होगी जब क्लासेस हो रही होंगी. अगर मैं एक सेशन ना लूं, बाहर निकल जाऊं घूमने के लिए, आगे पीछे हो जाऊं, तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे, तो ये मेरी कॉस्ट इनकर नहीं हो रही. अगर ज्यादा क्लासेस हो रही होंगी तो बिजली का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आएगा, कम क्लासेस होंगी तो एसी वेसी कम ऑन होगा तो कम एक्सपेंडिचर आएगा. लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं, चाहे काम हो ना हो, उन्होंने इनकार होना ही होना है. फिक्स कॉस्ट, मिसाल के तौर पे हमारा बिजली का बिल का जो लाइन रेंट है वो खर्चा होना ही होना है. हमारे जो स्टाफ की सैलरीज हैं वो खर्चा होना ही होना है. हमारी बिल्डिंग का जो रेंट है वो खर्चा होना होना है. ऐसा नहीं है कि मालिक मकान बोलेगा यार मार्च में क्लासेस बहुत कम होती हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप आधा रेंट पे कर दें. ऐसा नहीं. वो ये भी नहीं बोलेगा कि यार जून जुलाई के अंदर सेशन पीक के ऊपर होता है, इस दफा एडमिशन बहुत हो गए, पैसे बढ़ा दे. ये भी नहीं हो सकता. तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा है जो प्रोडक्ट के अंदर ट्रेस नहीं हो सकता. आपको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है. मिसाल के तौर पे IQ वाले जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जो बिलबोर्ड प्लेस कर रहे होते हैं, वो बिलबोर्ड के अंदर IQ का नाम आ रहा होता है. अब ये नहीं पता कि वो नाम किस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल में आ रहा है. उससे एडमिशन ACCA में आएगा, CA में आएगा, हमें नहीं पता. बस वी जस्ट वांट कि बच्चा हमारे पास क्लास के अंदर जो है वो एंटर हो जाए, या हमारे पास जो है वो कॉलेज में आना स्टार्ट हो जाए. तो हमारे पास ये प्रॉब्लम जहां पे कॉस्ट ट्रेस नहीं हो पा रही, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाएगा. तो सेकंड हेडिंग अपने पास इनडायरेक्ट कॉस्ट की. कैमरा भी साथ साथ मोड़ते रहना. एनी आइटम एक्सपेंडिचर या एनी कॉस्ट which cannot be economically traceable, any cost which cannot be economically traceable in a product or service is called indirect cost. Any cost which cannot be economically traceable in a product or service is called indirect cost. For instance, अब मैं सेम एग्जांपल आपको दूंगा जो मैंने आपको ऊपर दी हुई है. फॉर इंस्टेंस एग्जांपल नंबर 1, प्लास्टिक यूज टू रैप फर्नीचर. 1 लाख का सोफा लेकर आए हैं, उसमें असल पैसे सोफे में वुड के और बाकी आइटम के हैं. वो जो प्लास्टिक उसके ऊपर होता है ना 20-25 रुपए का, 20-25 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5-10 रुपए का, वो किसी काउंट में नहीं आता. तो पहले एग्जांपल लिखें. एग्जांपल नंबर 1, प्लास्टिक यूज्ड टू रैप फर्नीचर. एग्जांपल नंबर 2 लिखें, प्लास्टिक यूज्ड एज अ केसिंग, प्लास्टिक यूज्ड एज अ केसिंग फॉर CPUs. प्लास्टिक यूज्ड एज अ केसिंग फॉर CPUs. वो जो आप 25 लाख रुपए का, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, CPU के साथ मैंने CPU लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा. अब तो GPU यूज हो रहा होता है, और वो जो केसिंग आती है, जो आपके पास खूबसूरत सा पुराने जमाने में कंप्यूटर आता था, उसके पैसे नहीं होते, वो फ्री का होता है. अंदर वो जो कार्ड लगा होता है ना, पैसे उसके होते हैं. जो लोग प्रोफेशनली अपने पास सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं, वो तो केसिंग भी अपनी खुद से बनवाते हैं. लकड़ी की अलग से केसिंग बनती है, उसमें पानी जो है वो चल रहा होता है, क्योंकि उसकी हीट इतनी होती है प्रोसेसर की कि वो एक अलग स्केल के ऊपर काम कर रहा होता है. जिन बच्चियों ने नहीं सुना, परेशान नहीं हो. जो लोग गेमर्स होते हैं प्रॉपर बड़े लेवल पर, हम तो नहीं है. बहुत महंगा आइटम है ये, बहुत महंगा शौक है, सही है ना. बंदा शराब पी ले तो बहुत सस्ती है,
ये वाकई बहुत महंगा शौक है। और वो जो रेंडरिंग होती है स्क्रीन की, वो एक अलग ही लेवल पे घूम रही होती है। नाउ इट इज एट अ लेवल, इट इज हार्ड टू डिफरेंशिएट कि असली गेम क्या है और रियल लाइफ जो है वो क्या है। हमारे जमाने जब हमने काउंटर स्ट्राइक खेलना स्टार्ट किया था, दैट वाज वेरी डिफरेंट। वो गेम मुख्तलिफ किस्म के हुआ करते थे। ये मुझे कुछ दिनों पहले ही एक्सपीरियंस हुआ जब मैं एक बच्चे के घर गया और उसने मुझे एक गेम लगा हुआ था, उसके पास उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी थी, मजा आ रहा था गेम देखकर। उसने कहा अली भाई आप ट्राई करें। हमने कहा दिया जरा ट्राई करें। अच्छा पता नहीं कौन सा वाला सिस्टम उसने लगाया हुआ था, मैं गेम का नाम भूल गया, IG कुछ करके नाम था, बल्ला जाने क्या नाम था। बहरहाल GTA नहीं, GTA नो। और मैंने भी GTA वाई सिटी तक खेला, अब जो नए लेवल पे बहुत अलग लेवल पर आ गया। तो बहरहाल उसने मुझे वो दे दिया और हम अपना फौजी पकड़ के भाग रहे हैं और जाके दीवार के पीछे जाके जो है वो छुप गए। वो मुझे कह रहा है नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अभी वो ये बोल ही रहा था, गोलियां जो है वो फायर हो रहे थे सामने से और सराउंड सिस्टम उसके बाद था लगा हुआ प्रॉपर, उस बच्चे ने काम किया हुआ। ठक करके आई गोली और मेरा प्लेयर मर गया। मैंने कहा ये क्या? कह रहा है दीवार के पीछे क्यों ले रहे थे कवर, पतली दीवार थी। मैंने कहा तो पुराने जमाने में तो हम ऐसे ही लिया करते थे, मतलब जो पुराने गेम थे। उसने कहा भाई अब आपने ये देखना है सामने वाला वेपन कौन सा यूज कर रहा है, उसके बाद जो गोलियां वो इस्तेमाल कर रहा है वो दीवार पार कर देंगी। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं खेल रहा, ये हमारे दौर में दीवार के पीछे छुप जाए दैट वाज इनफ। अब ये दीवार पार करके मार रहे हैं गोलियां, बोल रहे क्यों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा यार वैसे होता तो है, डिपेंड करता सामने वाले के पास कौन सी बंदूक है। अब हमें ये भी नहीं पता, वो बच्चा इतना प्रो है, वो कह रहे देखें तो सामने वाला गन कौन सी यूज कर रहा है। मैंने कहा देखने का टाइम कहां है इस पूरी स्क्रीन में, इट्स वेरी रिच मीडिया। तो जो केसिंग होती है उसकी कोई कॉस्ट नहीं, असल कॉस्ट उस चिप की है, उस कार्ड की है, और अगर वो आपको मिल जाए तो। सर तीसरी एग्जांपल अपने पास नोट कर ले प्लीज। द प्रिंसिपल इन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कॉलेज, जो प्रिंसिपल होता है जिस तरह हमारे पास है उवैस कासमानी, अब नहीं है, जिंदा है अभी, कल तो दिखे थे मुझे पिज्जा खाते हुए। अच्छा प्रिंसिपल नहीं है, नहीं नहीं वो भी प्रिंसिपल हैं, हमारे दिलों का वजीर आजम वही है। अच्छा सर उवैस कासमानी जो हमारे पास है, प्रिंसिपल जो होता है कॉलेज का, वो इनडायरेक्ट होती है कॉस्ट। अब आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल हो के इनडायरेक्ट, बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट कोई बेइज्जती की बात नहीं है। इनडायरेक्ट कॉस्ट से मुराद ये है जिसकी इकोनॉमिकल ट्रेसेबिलिटी नहीं हो रही। अब उवैस कासमानी को अगर हम प्रिंसिपल होने की लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो वो लाख रुपए सैलरी किस प्रोडक्ट की वजह से आ रही है? क्या वो सिर्फ कैफ 3 के लिए काम कर रहा है, 1 के लिए काम कर रहा है, 2 नहीं सर, वो PRC के लिए भी काम कर रहा है, वो कैफ के लिए भी काम कर रहा है, वो CFAP के लिए भी काम कर रहा है, वो ACC के लिए भी काम कर रहा है। कल को अगर IQ वाले इंटर कॉलेज स्टार्ट कर देगा तो वो इंटर कॉलेज के लिए भी काम करना स्टार्ट कर देगा। और चौथी एग्जांपल आपने क्या लिखी थी मेरे बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट में? पोटैटो यूज्ड, आलू पोटैटो यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ। तो अपने पास फोर्थ एग्जांपल इनडायरेक्ट कॉस्ट में यूज कर लें, सॉल्ट यूज्ड टू सीजन दी चिप्स, सॉल्ट यूज्ड टू सीजन दी पोटैटो चिप्स। वो जो आपके पास चिप्स वाला चिप्स बना के देता है, वो एक प्लेट आजकल कितने की चल रही है? कि तो भाई ने अभी मुझे इजी लोड का बताया, मैं तो सुन के ही खौफ में आ गया। कितने की होती है प्लेट? मिनिमम 50 की है अभी भी। यहाँ पे मिलती है ना चिप्स का एक ठेला है बीच में, एक बड़ा मशहूर कॉलेज है उसके पास चिप्स का ठेला है, कॉलेज से पहले से जो है वो ठेला चल रहा है, और 50 रुपए के चिप्स जो वो बना के देता है। तो अब वो जब कॉस्टिंग कर रहा होगा, अब वो बंदा अपनी, उसने हमारी क्लास में कॉस्टिंग तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसको आपसे ज्यादा अच्छी कॉस्टिंग आती होगी। वो जो बेचारा ठेले वाला कॉस्टिंग अपनी जब कर रहा होगा, तो वो अपनी सबसे मेन आइटम की जो कॉस्ट है वो आलू की होगी कॉस्ट। आलू की कॉस्ट अगर डबल हो जाएगा ना, तो वो जो 50 रुपए की प्लेट है वो 100 रुपए की हो जाएगी, या प्लेट के अंदर चिप्स आधे हो जाएंगे। नमक की कॉस्ट बढ़ने से वो इतनी कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा। अगर नमक की थैली 8 रुपए की, 30 रुपए की, 20 रुपए की आती है, तो वो एक थैली पता नहीं कितने चिप्स के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो थैली 40 रुपए की हो जाएगी तो आपको बोलेगा सर नमक महंगा हो गया इसलिए मैंने चिप्स 100 रुपए के जो है वो कर दिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही है। इसका मतलब वो नमक, मुहावरा सही है, आटे में नमक के बराबर। वो नमक की कॉस्ट किसी खाते में आती ही नहीं, क्योंकि वो मेजर कॉस्ट आइटम है नहीं। तो याद रखें, आपकी जो कॉस्ट की मटेरियलिटी है वो भी डिपेंड करेगी। आप जरा ध्यान से बात सुनिएगा प्लीज। आपने बात कर ली कि भाई कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से? रॉ मटेरियल, लेबर, और फिर आपने ये भी बात कर दी कि कॉस्ट को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। एक हमने बात कर दी है डायरेक्ट कॉस्ट और एक बात कर दी है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सर ये जो आलू के चिप्स की प्लेट है, इसमें जो आलू हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, और इसमें जो नमक है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ हर कॉस्ट कंपोनेंट को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। किन 2 हिस्सों में? डायरेक्ट मटेरियल और, तो आलू के चिप्स में डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? अच्छा, लेबर के केस में भी 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और
डायरेक्ट लेबर कौन हो जाएगा आईक्यू के केस में? टीचर। इनडायरेक्ट लेबर कौन हो जाएगा? प्रिंसिपल। और एक्सपेंस को भी हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और, अच्छा अब जरा ध्यान कीजिएगा सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस तरह से हम करेंगे डिफरेंशिएट? बेटा ये जो प्लास्टिक की बोतल अभी भाई ने मुझे दी थी ना, पेप्सी की या एक्वाफिना की या नेस्ले की, ये प्लास्टिक की बोतल इस तरह नहीं आती है दुकानदार के पास। दुकानदार के पास ये बोतल आती है 24 के एक कार्टन के अंदर। देखा होगा अभी आप लोग शायद महीने की रमजान की शॉपिंग जब करने गए होंगे तो घर वाले को पूरा दूध का डब्बा जो कार्टन बाय कर लेते हैं। अच्छा वो कार्टन भी दुकानदार के पास नहीं आता, होता यह है कि वो कार्टन भी एक बड़े बॉक्स के अंदर होता है और उस बॉक्स के अंदर वो छोटे छोटे 24-24 के बहुत सारे होते हैं पीस। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डब्बा आप तक पहुंचता है वो बहुत सारी पैकेजिंग के थ्रू होकर आ रहा है। पहले वो निकला बड़े वाले बॉक्स में से, फिर वो निकला छोटे वाले बॉक्स में से, फिर उसमें से बोतल निकली, वो बोतल लेकर आप घर ले गए और आपने घर जाके ड्रिंक कर ली। सर ये जो 3 पैकेजिंग आपके पास हो रही है, इनमें से एक पैकेजिंग ऐसी है जिसमें पैक किए बगैर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, बाकी सारी पैकेजिंग के बगैर प्रोडक्ट सेल हो सकता है। मिसाल कार्टन के बगैर प्रोडक्ट सेल हो सकता है, कार्टन मैंडेटरी नहीं है, वो जो प्लास्टिक का छोटा बॉक्स है उसके बगैर भी पैकेट सेल हो सकता है सर, लेकिन वो जो प्लास्टिक की बोतल है ना उसके बगैर प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। देयर इज नो अदर मीडियम। मतलब क्या होगा, तुम दुकान पे बोतल मांगने जाओगे तो वो क्या ग्लास में डाल के दे रहा होगा है? नहीं सर ऐसा भी नहीं कर सकता। सर जब आप टूथपेस्ट बाय करने जाएंगे तो एक पैकेजिंग ऐसी है जिसके बगैर टूथपेस्ट सेल नहीं हो सकता, ट्यूब। क्या करेंगे इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? दुकानदार के पास जाएंगे, वो ट्यूब आपको जो है वो लगा के देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो सर जिस पैकेजिंग के बगैर प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता उसको हमारी जबान में कहा जाता है प्राइमरी पैकेजिंग। क्या बोला जाता है? दैट प्राइमरी पैकेजिंग विल फॉल इनटू। और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग में आएगा, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो सकता, उसके बगैर प्रोडक्ट बिक सकता है और उस शॉपर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे होते हैं तो उसको सेकेंडरी पैकेजिंग बोला जाता है। अपने पास ये बात जाके नोट कर लीजिएगा। नाउ एक बात तय हो गई, 2 बातें हमने की अब तक, बस सिर्फ 2 बातें। क्या? पहली बात, हर कॉस्ट के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर। बोर्ड पर आए जरा, बोर्ड पर आए प्लीज। ये जो आपके सिलेबस का 35 से 45% हिस्सा है ना, अभी आगे जैसे हम इंक्रीज होते जाएंगे, सिर्फ मटेरियल के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर पूरा एक टॉपिक आपके पास एग्जिस्ट करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। क्या आपने इन्वेंट्री को होल्ड किस बेस पर करना है? इस टॉपिक में कुछ चीजें, कुछ आइटम हल्का फुल्का सा है अबाउट फीफो लीफो, नाम सुना है? इसमें कुछ बातें हम और भी जो है वो करना स्टार्ट करेंगे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस बेस पे की जाती है। मिसाल के तौर पे दुकानदार, ठेले वाला, अगर आप उससे सब्जी खरीदने जाएं और उससे बोले भाई ये बैंगन क्या हिसाब दिए, और वो बोले सर 200 रुपए किलो, और आप बोले यार ये तो बड़े महंगे हो गए हैं, तो वे एक जुमला अक्सर यूज करता है, उस्ताद पीछे से महंगे हो गए। तो वो असल में आपको ये नहीं बता रहा होता कि सर 150 रुपए की 180 के तो मैं मार्केट से लेकर आया हूं। वो बेसिकली 180 रुपए जो बोलेगा ना कि आपको मैं मार्केट से लेकर आया हूं, मंडी से लेकर आया हूं, वो 180 रुपए के लेके नहीं आया, वो लेके तो आया 150 रुपए के। लेकिन शहर आते आते 30 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खर्च हुई है। आप भी अगर मंडी पहुंच जाएंगे ना तो शहर आते आते वो 30 रुपए आपको भी खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब वो जो 30 रुपए के फ्रीट चार्जेस थे, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर था, वो भी उसने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर भी कुछ सवालात हमारे पास आएंगे बहुत बेसिक लेवल के फ्रीट चार्जेस को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। समथिंग यू गाइज आर अवेयर ऑफ इन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग विद द नेम ऑफ कैरेज इनवर्ड्स, कुछ याद आ रहा है? ये सारी बातें हम यहां करेंगे। सर कॉस्ट का दूसरा हिस्सा कौन सा है बोर्ड पे लिखा हुआ? लेबर। सर लेबर के ऊपर हमारे पास अच्छा खासा एक बड़ा एरिया एग्जिस्ट करता है। लेबर की कॉस्टिंग आपने करनी है, लेबर की एंट्रीज पास करनी है। लेबर में बहुत सारे वेजेस इंसेंटिव प्लान बनते हैं। लेबर को हम पर घंटे का दे रहे हैं, पर डे का दे रहे हैं, किस बेस पे रेट दें। और लेबर के अंदर अपने आप में एक सब टॉपिक एग्जिस्ट करता है जिसको प्यार से लर्निंग कर्व बोला जाता है। लर्निंग कर्व इस बारे में बात कर रहा है कि लोग जैसे जैसे एक काम को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे उस काम में एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सर उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि वो काम जब आप बार बार करना स्टार्ट करते हैं तो उस काम की टाइम पर यूनिट कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब टाइम पर यूनिट कम होना स्टार्ट हो जाता है तो कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। लर्निंग कर्व के ऊपर लेबर का ही एक एरिया है, लेकिन अलग से एग्जामिनर सवाल बना के जो है वो दे रहा होता है। लर्निंग कर्व सिलेबस में टूल भी है, लर्निंग कर्व एक अलग से एरिया भी आपके पास आता है। और सर तीसरा आइटम आपके पास कौन सा है?
एक्सपेंसेस, आपके पास पूरे सिलेबस में ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट के लिए बाकायदा एक एरिया एग्जिस्ट करता है, जहां पर आप ओवरहेड्स अपॉर्चनमेंट और ओवर अंडर एब्जॉर्ब की बात कर रहे होंगे, जो एरिया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ भी लिंक कर रहा है। नाउ गेटिंग बैक, सर हमने हर कॉस्ट के कंपोनेंट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट बोला क्यों था मैंने, क्योंकि इकोनॉमिकली। सर अब हर डायरेक्ट कॉस्ट को हम एक हिस्से के अंदर ब्रेक कर देंगे, और जब तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको हमारी जबान में क्या बोला जाता है, प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर तीन आइटम आते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और सर जितना भी इनडायरेक्ट आइटम है उसको एक जगह पे मिला दिया जाता है और उसको हमारी जबान में प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जाता है। और इसमें तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी मेरे बच्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको पूरे सिलेबस में क्या करना है, याद रखें मैनेजमेंट के ना तीन चार काम होते हैं, आप किसी भी बुक के अंदर खोल के पढ़ेंगे, रियल लाइफ में काम करेंगे, आप शायद एक्सप्लेन ना कर पाए, बट ये काम आपका ये होगा, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक एरिया ऐसा है जो हमारे कॉस्टिंग कैफ 3 के सिलेबस के अंदर नहीं आता। ये एरिया आपके पास जाके फॉल करेगा इसके बाद MFA के अंदर और SPM के अंदर, CFAP के अंदर। लेकिन ये तीन काम हमारा एग्जामिनर हमारे साथ जो है वो करवाता है। सर फिर आपने ये नाम क्यों लिखा, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहे, क्योंकि दुनिया भर में जो कॉस्टिंग के सिलेबसेस होते हैं वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ लिंक होते हैं। आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक साथ दी हुई है, एक पेपर में है। सिमा के अंदर, ICMA के अंदर, ACCA के अंदर, ICW के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात होती है। इसके बगैर कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम नहीं करती। हमारे सिलेबस में इसने इसको CFAP के अंदर और MFA के अंदर जरा से इंट्रोडक्शन फेज के अंदर फेंक के रखा हुआ है। सर आपने प्लानिंग किस चीज की करनी है, बेचना कितने का आइटम। अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स के अंदर पूछ लूं कि भैया कारोबार अगर आपने करना है तो सर्वाइव और थ्राइव करने का क्या हल है, तो सर एक ही हल है, जो आइटम आप जिस रेट पर बेच रहे हो ना, उस आइटम का खर्चा आपको उस रेट से कम आना चाहिए। आइदर इन द शॉर्ट रन और इन द लॉन्ग रन आपकी कॉस्ट अपनी इनकम के मुकाबले कम होनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे तो आप यकीनन अपनी जेब से दे रहे हैं पैसा। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारे बिजनेस ये भी काम जो है वो कर रहे होते हैं कि वो आइटम बेच रहे होते हैं सस्ता, बना रहे होते हैं महंगा, लेकिन उसकी नीयत ये नहीं होती कि जिंदगी भर ऐसे ही काम करना है। उसकी नीयत ये होती है कि इट्स अ शॉर्ट टर्म टैक्टिक अनटिल आपका मार्केट शेयर इतना बड़ा हो जाए कोई और ये काम ना कर रहा हो। क्लासिकल एग्जांपल हम पाकिस्तानियों ने जो फेस किया है इस उबर एंड करीम। उबर एंड करीम जब आपस में कंपीट कर रहे थे तो आपको याद होगा आप यहां से क्लिफ्टन पहुंच जाया करते थे 100 रुपए के अंदर, इतनी तो कॉस्ट नहीं आ रही होती थी। लेकिन अगर आप आज नोट करें तो आज आप जौहर के अंदर या गुलशन के अंदर अगर आप घूम ले और ट्रैफिक हो तो आपका एक राउंड ही 500-800 रुपए का जो है वो पड़ जाता है। शाहरा फैसल तक वो लोग 1000-1200 रुपए चार्ज कर लेते हैं। वो 3-4 साल जो उन्होंने लॉस में ऑपरेट किया है वो इस नियत से ऑपरेट किया था कि वो सारा खर्चा जो उन्होंने पहले किया है वो आज रिकवर करना स्टार्ट कर दें जब कस्टमर की डिपेंडेंसी होना स्टार्ट हो जाए। तो याद रखें आपका एक काम है सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, इसके अलावा बिजनेस में और कोई तीसरा काम नहीं। लेकिन मसला ये आपने सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है तो खरीदने या बनाने की जो कॉस्ट है उसमें खर्चे बहुत सारे हो रहे होंगे। तो अगर आप मुझसे पूछे ना कि सर हम कॉस्टिंग में एग्जैक्टली सीख क्या रहे हैं, कॉस्टिंग में आप मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हैं ये बताने में कि एक आइटम जो तुमने बनाया है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आप तंदूर की दुकान वाले को कंसल्टेंसी जो है वो दे रहे हैं, हल्का मत लीजिएगा, करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है, ठीक है ना। अगर आप तंदूर की दुकान वाले को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो आप उसको ये बता रहे हैं कि भाई एक रोटी की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आप किसी बिरयानी की दुकान वाले को कंसल्टेंसी जो है वो दे रहे हैं तो आप उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक प्लेट की कॉस्ट क्या आ रही है। छोटा बिजनेस तो नहीं है, हमारे शहर में बिरयानी बहुत खाई जाती है। इनफैक्ट मेरे घर के पास थोड़ा सा दूर एक बिरयानी सेंटर है और नॉर्मल उसकी बिरयानी है, बस पता नहीं क्यों से इलाके में बड़ी मशहूर है जौहर में, और उसकी कोई ब्रांच भी वो इतनी खास सी नहीं है, फरहान बिरयानी, और उसने 2 ब्रांचेस खोल के रखी हुई हैं और रश होता था। तो नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं, लेकिन मुझे उस दिन इस बात का एहसास हुआ कि ये कितनी अनयूजुअल बिरयानी की शॉप है कि हमारे उसी एरिया में एक मेरे स्टूडेंट ने, ACCA का स्टूडेंट था, उसने चाय का होटल खोला हुआ था। तो मैं उसके होटल पे था बैठा हुआ, तो मैं जब भी जाया करता था तो वो ओनर था होटल का, सर हम हमारे साथ आके बैठे।
तो उसके दोस्त यार वहां पे होते थे। तो उसके दोस्तों में एक लड़का ऐसा था, उसने बोला सर ये यंग लड़का था, ए लेवल्स का था, ड्रॉप कर दिया था उसने ए लेवल्स, और वो जो है ना वो कह रहा है मैं मंडी से ना वो क्या कहते हैं सब्जी खरीद के बेच रहा होता हूँ, एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पहले भी ये काम करते थे? उसने कहा यार मैं लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहा था। तो मैंने कहा लोकल में किसको सप्लाई करते थे? उसने कहा फरहान बिरयानी वालों को आलू बेचता था। तो जब मुझे उसने फरहान बिरयानी के हफ्ते के आलू का साइज बताया ना, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई मारा कि जो लोग इतनी बोरियों में आलू खरीद रहे हैं वो बिरयानी कितनी बेच रहे होंगे। तो फिर मुझे समझ आया वो 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला जो उन्होंने वहां 2 बिल्डिंग खड़ी कर दी हैं वो बिरयानी बेच के निकाली। और आप क्या समझते हैं कि बिरयानी, याद रखें 15,000 रुपए आपको मिलते हैं, वो 15,000 रुपए 1 घंटे में बिरयानी बेच के पूरे कर लेता होगा वो, ठीक है ना, जो आप पूरे महीने के बाद कमाते हैं। सीफैब बोल रहा हूँ, कैफ के बाद इतने ही पैसे मिलते हैं ना 15, ज्यादा तो नहीं बोल दिए, कम बोल दिए, 16,500 टैक्स से पहले। अच्छा, तो बेसिकली आपने उसको ये बताना है कि भाई पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। तो मेरे बच्चों, जब मैं प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा ना, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है पर यूनिट कॉस्ट निकालो। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है एक प्रोसेस से 3-4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालो। डिसीजन मेकिंग जब मैं कर रहा हूँ, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कस्टमर का ऑर्डर आया है, पर जॉब कॉस्ट निकालो। एबीसी जब मैं कर रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है पर यूनिट कॉस्ट निकालो, कॉस्ट कार्ड बनाओ, और कॉस्ट कार्ड बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ। आपके सिलेबस में एबीसी, मार्जिनल, एब्जॉर्प्शन, ये 3 टॉपिक वाहिद हैं जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर फॉल कर रहे हैं, जहां पे आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट बना के देनी है। कॉस्ट पर यूनिट, जब आप ओवरहेड्स की बात करेंगे तो ओवरहेड्स को आईकैप के लिए, आईकैप बोल रहा हूं, आईक्यू के लिए बिजली का बिल, रेंट का बिल हमारे ओवरहेड्स के अंदर आता है। हमें ये खर्चा भी आपसे ट्रेस करना है। देखें, बात सुनिए मेरी बात, अगर इस वक्त आप यहाँ पे अली अहमद क्लास ले रहा है तो आईक्यू ने आपसे जितनी भी फीस चार्ज की है ना, उस फीस के अंदर अली अहमद के पैसे शामिल नहीं है। सिर्फ उस फीस के अंदर आपकी बिजली का बिल भी शामिल है, एसी का बिल भी शामिल है, शाहजेब भाई के पैसे भी शामिल हैं, रेंट भी शामिल है, और वो जो क्लास के अंदर हमें चाय आती है ना फ्री में, वो भी शामिल है। एक एक एक्सपेंडिचर, एक एक कॉस्ट कस्टमर से रिकवर की जाती है। भाई सीईओ साहब अपने ऑफिस में बैठ के जो सिगार पी रहे होते हैं उसके पैसे भी कस्टमर पे कर रहा होता है, उनके बच्चों की फीस भी कस्टमर पे कर रहा होता है। अगर कोई बिजनेस ऐसा नहीं कर रहा तो वो बिजनेस अफेक्टिवली लॉस के अंदर है। और बाय द वे, ये सारे पैसे बाहर निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है इब्राहिम और मुर्तजा का, वो भी आपकी फीस के अंदर शामिल है। लेकिन अब आपकी फीस के अंदर किस तरह से शामिल है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कॉलेज में आए 2 महीने बाद ताहिर पहुंच जाए, जरा 25,000 रुपए देना, वो पेट्रोल भरवाना है जनरेटर के अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं कि वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई पूरे 6 महीने में कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं और किस प्रोडक्ट में कितना कितना एक्सपेंडिचर आएगा और कितनी कितनी कॉस्ट आपके पास होगी। मिसाल के तौर पे आईक्यू ने एक फैसला ये लिया हुआ है कि जो बच्चा हमारे पास रिफ्रेशर के अंदर पढ़ रहा होगा ना, उसको हम फीस चार्ज नहीं करेंगे, फ्री में होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपकी बात मैं बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये फ्री का ऑप्शन यूज करना है क्योंकि आपके 6 महीने हो जाएंगे वेस्ट, लेकिन आईक्यू के अंदर रिफ्रेशर इज काइंड ऑफ फ्री उस बच्चे के लिए जो बच्चा हमारे पास रिपीट कर रहा है। लेकिन जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो आईक्यू आपसे पैसे चार्ज कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये किस तरह का फ्री है कि फ्री भी बोल रहे हैं पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली वो आपसे सिर्फ वो पैसे चार्ज कर रहा होगा जो पैसे आपकी आईडी एक्टिवेट करने के थे। बेसिकली ये जो हमारा पोर्टल है रिकॉर्डेड पूरे लेक्चर्स का, ये पोर्टल जो है वो एक किसी तीसरी कंपनी से हमने जो है वो लिया हुआ है, वो हमें हर आईडी बनाने के पैसे चार्ज कर रही होती है। तो आईक्यू वाले क्या करते हैं, हर आईडी के बच्चों से पैसा जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं कि अगर आईडी नहीं बनेगी तो फिर जाहिर सी बात है नया अटेम्प्ट है, हमें इसकी डायरेक्ट कॉस्ट पे करनी होती है। हाँ, अगर ये पोर्टल इनका अपना होता, अगर इनकी फिक्स कॉस्ट होती तो जितनी मर्जी आईडी बनाए इससे इनको फर्क नहीं पड़ता, इस बेस पर जो है वो काम करना स्टार्ट कर सकते थे। तो हमारे पास अगर मैं कॉस्ट कार्ड बनाऊं तो मेरी कॉस्ट के 2 हिस्से हैं टोटल कॉस्ट के, कौन कौन से? प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अब सर मुझे एक बात बताएं, हमारे पास सिर्फ फैक्ट्री काम कर रही होती है क्या? हमारे पास हेड ऑफिस नहीं होता? हमारे पास कंपनी के अंदर सिर्फ माल तो नहीं बन रहा होता, सिर्फ रॉ मटेरियल तो स्टोर नहीं हो रहा होता, हमारे पास एक सेल डिपार्टमेंट भी होता है, हमारे पास एक मार्केटिंग होता है, हमारे पास एक R&D है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो याद रखें बड़ा आसान काम है। फैक्ट्री के अंदर 2 तरह के डिपार्टमेंट आपके पास होते हैं। एक डिपार्टमेंट वो जहां माल बन रहा है,
जहां माल बन रहा है वहां जितने एक्सपेंडिचर आ रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? और हर वो डिपार्टमेंट जहां पर माल नहीं बन रहा लेकिन वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनको हमारी जबान में क्या बोला जाता है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कौन कौन से हो सकते हैं सर? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में आ सकता है मार्केटिंग, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में आ सकता है फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एचआर जो सिर्फ एक काम के लिए रखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? कोई फड्डा जल्दी से अपने पास नोट कर लें, फिर इस बात को जरा आगे बढ़ाएं। दैट्स वाज स्टेप नंबर 1। आपको ज्यादा मजा तब आएगा जब आप ये दूसरी वाली बात जो है वो चेक कर लेंगे। अभी तक हमने जो 2-3 बातें की है, क्या क्या की है, मैं जरा एक रिकैप आपको दे दूं। कॉस्ट के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? कॉस्ट को उनकी इकोनॉमिकल ट्रेसेबिलिटी के ऊपर तो 2 हिस्सों में ब्रेक किया जाता है। किन 2 हिस्सों में? इकोनॉमिक कॉस्ट है, मुश्किल एग्जांपल की बात नहीं कर रहा, आलू के चिप्स की प्लेट में आलू इकोनॉमिकली वायबल कॉस्ट है, आप ट्रेस कर सकते हैं 1 किलो के अंदर इतनी प्लेटें बनी थी, उसके हिसाब से कॉस्टिंग मूव करेगी। लेकिन 10 किलो के अंदर या 20 किलो के अंदर कितनी प्लेटें बनी और हर प्लेट में कितना नमक यूज हुआ है, वो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं है। क्यों यार? 30 रुपए का नमक का पैकेट आता है, 30 का ही आता होगा, 50 का आता होगा। आपने ऐसे मुट्ठी भर के नमक निकाला मेरे भाई, चिप्स पूरी बाल्टी के अंदर है, आपने नमक जो है वो फेंक दिया। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इस बात की कोई लॉजिक है? क्या आप एक बंदे को बिठा दें, उसको बोले जरा चेक करो कि एक चिप्स के दाने के ऊपर नमक के कितने दाने ऊपर गिरे, ताकि जिस कस्टमर की प्लेस में, अब सर मसला यह है कि ये नमक की कॉस्ट 50 रुपए की थैली को अगर आप हर प्लेट में ट्रेस करने जाएंगे ना, तो हर प्लेट के अंदर 10 पैसे का नमक इस्तेमाल हो रहा होगा। ये 10 पैसे पर प्लेट का नमक मालूम करने के चक्कर में आपकी 100 रुपए की कॉस्ट बाहर निकल जाएगी। तो मुझे बताएं, क्या ये 10 पैसे, क्या शर्फू की चोरी रोकना इस केस में बारे में पढ़ रहा है? सर ये इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें इतना जोर नहीं लगाना, क्योंकि सर उसको मालूम करने के चक्कर में अगर खर्चा बहुत हो रहा है तो 10 पैसे का क्या फायदा, जाने दें। तो वो 10 पैसा हमारे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सारी बात ये है सर, हमने कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को एक हिस्से में ब्रेक कर दिया, उसको क्या बोल दिया? और हमने इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक हिस्से में ब्रेक किया और क्या बोल दिया? जब हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात की तो हमने आपको बताया प्रोडक्शन ओवरहेड का एक और नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। फिर हमने ये बताया कि किसी भी कंपनी में सिर्फ फैक्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, मार्केटिंग वाले भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी हैं। तो हर वो काम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हो रहा, सपोर्ट में, उसको क्या बोला जाता है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब बहुत ध्यान से बात सुन, आईए के अंदर FR1 के अंदर जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनती है कि आप लोग सबसे पहले लिखा करते थे सेल्स, ऐसा ही होता है मेरे भाई, ऐसे ही होता है। सेल्स में से आप माइनस किया करते थे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे क्या? इस सारे आइटम को आप क्या बोलते थे? मैं गाने काट के यहां पर ये बात कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, एक छोटा सा टेक्निकल सवाल, कैरेज इनवर्ट्स कहां आता है? सर प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। अभी आपने बात की फ्री चार्जेस कॉस्ट के अंदर ऐड होते हैं, बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस है, हर दुकानदार को यह बात आती है। आपने सारी प्रोडक्शन कॉस्ट यहां से कर दी माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप माइनस किया करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है सर? हर चीज आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, सारे खर्चे आपने मिला दिए जो सारे नॉन प्रोडक्शन है, ऐसे ही है। और यहां आपके पास क्या आया करता था? ऐसा। अच्छा, वैसे आप इससे ज्यादा बड़ी बनाते थे, लंबी नहीं कर रहा हूं मैं इस वक्त, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर आप इंटरेस्ट निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा वगैरह, सही, ये सब आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने किस एग्जाम के अंदर बनाई है? ये आपने बनाई है आईए के अंदर, FR1 के अंदर और FR2 के अंदर। ये फॉर्मेट मेरा नहीं, ये हम अपने घर से लेके नहीं आए, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ने बोला है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बेसिकली ये बोल रहा है, सेठ तुमसे ये बोल रहा है मुझे बताओ इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ। आपने कहा सर इतने रुपए का माल बेचा, इतना आपका हुआ मुनाफा। बेसिकली अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस
कोई ऐसा बंदा बनाए जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एफ और आर ना आता हो, जिसको नहीं पता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। नॉर्मल बंदा है, अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, अच्छा कारोबार है, वो बोल रहा है मुझे सिर्फ प्रॉफिट मेरा जो है वो निकाल के दे दो और 2 लाइन के अंदर मुझे दो जवाब। तो आप सिर्फ 2 काम ये भी कर सकते हैं कि आप उसको बोलेंगे सर आपके बिजनेस ने इनकम अर्न की है इतनी और पूरे महीने में कॉस्ट आई है इतनी, और सर ये आपका मुनाफा आ रहा है, तो मुझे बताएं क्या मैं रियल लाइफ में अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को उठा के फेंक दूं साइड पर, भाई हर दुकानदार ने सीए तो नहीं किया, हर दुकानदार ने सीए तो नहीं किया ना। अगर वो चोड़िया बाजार में या मार्केट के अंदर दुकान खोल के बैठा हुआ है तो वो अपना प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकता है। उसने क्या काम किया, उसने सारी इनकम ली, सारी कॉस्ट ली, प्रॉफिट निकाल दिया। ये जो एसी वाला बैठा हुआ है आईक्यू के बाहर, ये ऐसे ही कॉस्टिंग करता होगा। लेकिन जैसे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पढ़े लिखे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों के हाथ लगी तो उन्होंने इस प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा खूबसूरत बना दिया। क्या काम किया आप लोगों ने आईए में आके, सर आपने यहां पर आईए में आके ना कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया। किन 2 हिस्सों में ब्रेक किया? प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। और क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सेट को ये प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया होगा तो आपने बोला होगा सर 50 मिलियन की हमने सेल मारी, सर 20 मिलियन की कॉस्ट थी और घर पे कितने पैसे साथ निकल गए। लेकिन यही प्रॉफिट एंड लॉस जब आप यहां पे प्रेजेंट करेंगे तो मेरे बच्चे सेल्स और प्रॉफिट तो सेम रहेगा, फर्क क्या आ जाएगा? आपको यह पता आइडिया हो जाएगा कि जो 20 मिलियन की 2 करोड़ की कॉस्ट आई है इसमें प्रोडक्शन का हिस्सा कितना है। और हो सकता है आपका मैनेजर आपको बोले सर इसमें 15 मिलियन की तो प्रोडक्शन कॉस्ट थी और 5 मिलियन का नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड थे, हमारे पास इस तरह से कॉस्ट आ रही थी। सर इससे होगा क्या मुझे बताएं। सेठ ने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाई है और आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाई है, फर्क क्या है? सर एक बहुत बड़ा किस्म का है फर्क। इस प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर किसी के दिमाग में कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो रही, बस ये पता है कि 20 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस देखकर एक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। अगर ये इंफॉर्मेशन आप किसी को भी जो है वो देंगे, वो अंडरस्टैंडिंग ये इंप्रूव हो रही है कि प्रोडक्ट बनने की कॉस्ट अगर 15 रुपए आती है तो 50 रुपए का सेल हो रहा है, 35 रुपए डायरेक्ट हमारी जेब में आ रहा है। और हमारी कंपनी के अदर एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, मार्केटिंग, इस पर हम एक्सपेंडिचर बहुत कम कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। क्या ये बात यहां पे क्लियर है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाई है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादातर यूज होती है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा है। किन 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट और अब तक आपने जितना भी आइटम सीखा है कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, वहां पर आप क्या काम कर रहे हैं? प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ रहा होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन है कि कॉस्ट फैक्ट्री में इनकर हो रही है कि फैक्ट्री से बाहर हो रही है इनकर। इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर क्या आ रहा होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। ये पूरी की पूरी कहानी किस चीज के ऊपर बात कर रही है? ये पूरी की पूरी कहानी बात कर रही है कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। लेकिन एक कॉस्ट को एक और बेस पे डिवाइड किया जाता है, माजरत, जिसको हमारी जबान में कहा जाता है, कैमरा मोड़ना भैया, कॉस्ट बिहेवियर। सर कॉस्ट बिहेवियर एक ऐसा आइटम है जो सिर्फ हमारे पास सीए के अंदर या हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है। कॉस्ट के 3-4 किस्म के बिहेवियर बोले जाते हैं, बट इन रियलिटी कॉस्ट के सिर्फ 2 ही बिहेवियर हैं बस। एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। अच्छा, बड़ा आसान काम है। हर वो एक्सपेंडिचर जो कंपनी में काम के साथ साथ डिपेंड कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा? और हर वो एक्सपेंडिचर जो सांप बन के बैठ गया है, चाहे काम हो या ना हो, पे करना ही करना है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारी कॉस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। लाइक जब आप आगे बढ़ेंगे हम आपको बताएंगे बेटा एक और कॉस्ट होती है जिसे कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और बच्चा साला पहला सवाल ये पूछता है कि उसको सेमी वेरिएबल क्यों बोलते हैं, सेमी फिक्स क्यों नहीं बोलते? भाई तो जो मर्जी बोल ले, सेमी वेरिएबल का मतलब बेसिकली ये है इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल का भी आइटम है और फिक्स का। अच्छा, फिर आगे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा भैया कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स तो होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है। मतलब फिक्स है लेकिन जब मार मार के इंक्रीज होगी। आपने 300 गज का मकान लिया, 50,000 का रेंट, 500 गज का मकान लिया, 80,000 का रेंट, 1000 गज का मकान लिया, 1.5 लाख का रेंट। अब है तो फिक्स, लेकिन जैसे आपने मकान चेंज किया रेंट ने एकदम से जम मारी। सर ये भी फिक्स कॉस्ट ही है। तो कॉस्ट के 2 बिहेवियर है, कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट और
फिक्स कॉस्ट। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आईक्यू की बात करना स्टार्ट करूं तो आईक्यू के केस में अली अहमद की कॉस्ट वेरिएबल है कि फिक्स है? अगर तो मैं सैलरी के ऊपर हूं तो मेरी कॉस्ट, और अगर मैं शेयरिंग या आवरली रेट के ऊपर हूं तो मेरी कॉस्ट वेरिएबल है। आईक्यू का जो रेंट है वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? उवैस कासमानी की सैलरी, ताहिर की सैलरी, बिजली का बिल, फिक्स कॉस्ट। मतलब जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें फिक्स आ रहा है, कुंडा मारा हुआ तुमने। सर सेमी वेरिएबल है, बिजली के बिल में एक फिक्स आइटम होता है, बट एट द वेरी सेम टाइम बिजली का बिल डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है। जब भी मंड के लास्ट टाइम बिल आए हैं, जब भी आईक्यू के अंदर सोलर पैनल जो है वो अब लग रहा है। सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। अब आपने सोलर पैनल जो है वो लगा लिया, उसके बाद से धूप ही नहीं आ रही, वो आपका नसीब, लेकिन वो एक फिक्स कॉस्ट आपने जो है वो इनकर कर लिया, वो आपने पे करना है। हो सकता है आपका सेट आपको ये बोले, यार एक काम करो, ये जो मेरी 20 मिलियन की कॉस्ट आ रही है ना, इस कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। एक आइटम वो होगा जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, एक आइटम वो होगा जो फिक्स कॉस्ट होगा। अब एक मजेदार बात, मुझे एक बात बताएं, आलू के चिप्स की प्लेट में डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ करता था और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ करता था? अगर पूरे महीने में अपना ठेला बंद रखूं तो क्या मेरा आलू हो रहा है खर्च, नमक हो रहा है खर्च? इसका मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, प्राइम कॉस्ट जो होती है, मोस्टली वो इनकारी तब हो रही होती है जब मजदूर काम कर रहा होता है, वो तभी इनकार हो रही होगी जब मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, चाहे आपका काम हो ना हो, एक्सपेंडिचर आपने इनकार करना है। अगर आप लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ वालों को दे रहा हूं एग्जांपल, अगर मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है प्राइवेट लिमिटेड और पूरे साल कोई काम नहीं किया, बिजनेस बंद था, तब भी साल के एंड पर मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा के उनका ऑडिट करवाना है। मैं नहीं, लॉ कह रहा है ये ऑडिट का 20,000 का एक्सपेंडिचर मुझे देना ही देना है, चाहे काम हो या ना हो। लेकिन अगर मैंने पहले साल ही मन के काम कर दिया, 25 करोड़ का जो है वो बिजनेस कर दिया, तब भी मुझे ऑडिट तो करवाना ही है। हाँ 20,000 का नहीं होगा, 2 लाख का हो जाएगा, लेकिन ऑडिट मुझे करवाना है। रेगुलेटरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट मुझे इनकर करनी ही करनी है। इसका मतलब बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो वेरिएबल भी होंगे। तो याद रखिएगा प्लीज, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है? कैसे? प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद मटेरियल, जितना ज्यादा माल बनेगा उतना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा खर्च। नॉन प्रोडक्शन की एग्जांपल, मैंने एक सेल्समैन रखा हुआ है जिसको मैं सैलरी देता हूं 2 बेसिस के ऊपर। एक तो मैं उसको देता हूं फिक्स सैलरी, देनी है, काम करे ना करे। एक मैंने उसको बोला है हर मार्केट सेल करने पे 20 रुपए तुम्हारे। तो ये जो उसको मैं पैसे पे कर रहा हूं, ये क्या चीज है सर? ये आपने उसका कमीशन बांध के रखा हुआ है। अब वो मार्केटिंग का बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, हेड ऑफिस में काम कर रहा है? हेड ऑफिस में काम कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन प्रोडक्शन हो गया। लेकिन उसके पैसे किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? उसने कितना माल सेल किया है। अगर वो महीने में 1000 मार्केट सेल करेगा, 20,000 साथ लेके जाए, 10,000 सेल करेगा, 2 लाख साथ लेके जाए, नहीं सेल करेगा नहीं लेके जाए, इसका मतलब उस बंदे का जो कमीशन है वो है तो नॉन प्रोडक्शन, लेकिन उसका बिहेवियर क्या है? सिमिलरली फिक्स कॉस्ट के बारे में भी मैं बोल सकता हूं कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है और बहुत होती है, और एट द वेरी सेम टाइम फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है। फॉर इंस्टेंस एज्यूम कर लें कि अली अहमद की सैलरी फिक्स है, उवैस कासमानी की सैलरी भी फिक्स है, तो हम दोनों फॉल तो करते हैं फिक्स के अंदर, लेकिन एक फर्क है, मैं कहां पे काम कर रहा हूं? रूम में, तो मेरी कॉस्ट कहां पर आ जाएगी? और उवैस कासमानी काम कर रहा है पूरी कंपनी के लिए, उसकी कॉस्ट कहां पर आ जाएगी? हालांकि हम दोनों को फिक्स सैलरी मिल रही है, लेकिन ट्रीटमेंट मुख्तलिफ किस्म की है। तो हुआ क्या? बेसिकली हुआ ये, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे भी बन सकती थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने ऐसे बना दी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने प्राइमरी प्रॉफिट एंड लॉस में किया क्या? कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। किन 2 हिस्सों में? प्रोडक्शन कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों ने कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया। किन 2 हिस्सों में? वेरिएबल और, तो हमने सेल्स में से पहले माइनस करना स्टार्ट कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, और हमारे पास यहां जो चीज आती थी उसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हमने रख दिया कंट्रीब्यूशन, और फिर हमने माइनस कर दी फिक्स कॉस्ट।
और हमारे पास यहाँ आ गया प्रॉफिट। मेरे बच्चे, मेरी कंपनी की सेल थी कितनी? ओह, मेरी कंपनी की सेल थी कितनी? प्रॉफिट कितना था? इसका मतलब मैं रिपोर्टिंग लेवल चेंज कर रहा हूँ, रियल लाइफ चेंज नहीं कर रहा। कॉस्ट मेरी 20 मिलियन की है, लेकिन अब मैं अपनी कॉस्ट को 200 में डिवाइड कर रहा हूँ। किन 200 में डिवाइड कर रहा हूँ? वेरिएबल कॉस्ट और, तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, हो ही नहीं सकता, 10 मिलियन और फिक्स कॉस्ट थी 10 मिलियन, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, इस कंपनी के बारे में इंप्रूव हो जाएगी। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ये इंप्रूव हो जाएगी कि अगर मेरी सेल कल को 50 से बढ़कर 100 हो गई, डबल हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? 10 से बढ़ के डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20। 100 माइनस 20, फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसका मतलब मैनेजर को अंदाजा हो जाएगा कि अगर वॉल्यूम यहां से बढ़े या वॉल्यूम यहां से कम हो तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। ये अंदाजा यहां नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आप कॉस्ट का खानदान मालूम कर रहे हैं, बिहेवियर मालूम नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों प्रॉफिट एंड लॉस ही है, ये तीनों की तीनों डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। फर्क क्या है? सर यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही सिवाय इसके कि मुनाफा कितना हो रहा है। सर यहां पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुनाफे का भी आइडिया हो रहा है, ये भी आइडिया हो रहा है कि हेड ऑफिस और नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो कितने हैं। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो ये बता रही है नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, मार्केटिंग करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा। बेसिकली ये तीनों के तीनों प्रॉफिट एंड लॉस ही हैं, लेकिन यहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। किन दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? तो हमारे पास बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस या दो तरह से बन सकती है। एक, जब आप कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करें, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और जब हम कॉस्ट को डिवाइड करें वेरिएबल और फिक्स में, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब हमारे एग्जाम के अंदर क्या होता है? हमारे एग्जाम के अंदर हर पेपर के अंदर ये हुआ है, हर टॉपिक के अंदर आपको थीम मिलेगी। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जरूरत नहीं है, टॉपिक पूरा हो गया। हमारे जितने भी सवाल आते हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारा एग्जामिनर क्या करता है अली? हमारा एग्जामिनर पेपर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस देता है ऐसी वाली, और साथ में नीचे कुछ कहानी आपको सुनाता है। आपको वो कहानी पढ़ के और उस प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करके सवाल को पहले कन्वर्ट करना है इस फेस में, और उसके बाद आप सवाल करना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक सारे के सारे वही हैं, लेकिन ये लंबी हमारा एग्जामिनर जरूर करता है। तो ये जो पहले दिन आप चीज सीख रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों बेसिकली एग्जामिनर का लेआउट है। याद रखें, एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग गेन किए बगैर आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते। ज्यादा अफसोस की बात उन बच्चों के ऊपर है जो बोले कॉस्टिंग तो मुझे पूरा आता है लेकिन मेरा पेपर पास नहीं है। आई हैव सीन सम केसेस लाइक दिस। कुछ बच्चे आए, 2 अटेम्प्ट से फेल हो रहे हैं, सर ये भी कर लिया, यहां भी पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। अब उनको मैंने बोला भाई मसला क्या है, तो कह रहे हैं मुझे सब आता है। तो मैंने कहा जब तुम्हें सब आता है तो तुम्हें पता होगा मुझे फेल क्यों हुआ हूं। तो उसने कहा सर मुझे पता नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है। देखें, मैं आपको यहाँ पीएचडी करवाने नहीं आया, मैं आपको सारे काम करवाऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो आप भी फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया। तो हमारा कोर फोकस हर टॉपिक के बाद ये होगा कि सर ये जो चीज मैं सीख के बाहर जा रहा हूं, इससे पेपर में मुझे क्या हेल्प हो रही है। याद रखें, हम पीएचडी का सिलेबस नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। हमारे पास डिफाइंड एप्लीकेशन है हर सिलेबस की, हर कोर्स की। तो अपने पास ये बात माइंड में रख के जाएंगे, आपने पहले दिन आज चीज देख ली है, वो आपके हर पेपर के एग्जामिनर का स्टाइल है। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? किसी किस्म का सवाल, कोई फड्डा, मुसीबत नहीं? दैट्स इट। चले सर ऑफ करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसके सवालात करेंगे। आज हमने इसकी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन की है, नेक्स्ट क्लास से इसके कैलकुलेशन बेस्ड सवाल स्टार्ट हो जाएंगे।